जो फ्रांस में हुआ उसकी चिंगारी अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज में फैलना स्टार्ट हो जाती है कि यार अगर फ्रांस के अंदर मोनार्की खत्म हो सकती है, वहां पर अगर हमारी लोगों की सरकार आ सकती है, तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी हो सकता है। क्या हुआ कि अल्टीमेटली फ्रांस रिपब्लिक तो हो गया, लेकिन फिर से यहां पर नेपोलियन के आने से क्या हुआ, फिर डेमोक्रेसी आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई, और नेपोलियन चला गया तो वहां पर आप देखोगे फिर से कंजर्वेटिज्म का दौर आ गया। जब यहां पर ब्रिटेन नया ब्रिटेन बन गया तो उस ब्रिटेन ने अपने कुछ नए सिंबल्स को अडॉप्ट किया, जैसे कि एक ब्लैक फ्लैग था, है ना, जिसको यूनियन जैक बोलते थे, उसको अडॉप्ट किया, यानी कि नया एक ब्लैक फ्लैग आ गया। जैसे गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी कॉल्ड अनटचेबल्स को क्या बोला गया, हरिजन्स बोला गया। हरिजन का मतलब हो गया चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो जो अनटचेबल्स थे उनको हरिजन कहा कि भैया ये तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, और दोस्तों आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। आज हम लोग अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी को पिकअप करेंगे, और हम इस एनसीईआरटी में उतना ही चैप्टर्स को पिकअप करने वाले हैं जो कि रेलेवेंट है एग्जाम यूपीएससी के हिसाब से। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी को देखेंगे क्लास 10th की जो भी चल रही है, उसमें पहला चैप्टर हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, और दूसरा चैप्टर हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया है। ये दोनों चैप्टर्स, एक हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री के एंगल से इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा हमारा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के एंगल से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम लोग खाली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये दो चैप्टर्स हमारे यहाँ पर पार्ट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, वो लेक्चर का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन लगा होगा, लिंक लगा होगा नीचे इस वीडियो के, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आप सीधे बैच पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पर आप जाके इसका पीडीएफ जो है क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। उससे पहले ये बैच है प्रारंभ बैच। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अगर 2029 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो भाई ये जो बैच है प्रारंभ, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है कि भाई इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी होती है एक साथ। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं, ये 3 सालों का प्राइस है। प्योर हिंदी मीडियम में भी है, प्योर आपका ये अब तो इंग्लिश मीडियम में भी आ गया है, और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। क्लास 12th के बाद आप ये बैच परफेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, आप कॉलेज के साथ साथ अपना आपको प्रिपेयर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगेन जैसे मैंने क्लास 9th की एनसीईआरटी में फॉलो किया था चीज़ों को, वैसे ही मैं यहाँ पर भी फॉलो करूंगा। तो यहाँ पर ये दो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग लास्ट वाले क्लास 9th की एनसीईआरटी से। मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसमें पढ़ाया था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि भाई एक राजा था, पहले फ्रांस में मोनार्की चलती थी, और मोनार्की कभी एक्सप्लॉइटेटिव हो चुकी थी, यानी कि जो राजा था वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था, लोगों की बातों को नहीं सुनता था। तो इस वजह से वहां पर लोगों ने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया और मोनार्की खत्म कर दिया, और वहां पर फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। फिर हमने कहानी देखी थी किस प्रकार से फ्रांस धीरे धीरे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, फिर उसके बाद फाइनली एक रिपब्लिक बन जाता है। यस और नो, ये कहानी पूरी हमने फ्रांस की पढ़ी थी। अब जो चीजें फ्रांस में हुई, जाहिर सी बात है फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, तो अब जो चीजें फ्रांस में हुई, हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे, हम यही कह रहे थे कि भाई जो फ्रांस में हुआ वो कहीं हमाया ना हो जाए, राइट। तो वही चीज हम यहां पढ़ रहे हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप होता है। यूरोप में एक नेशनलिज्म की भावना जगती है, जो फ्रांस में हुआ उसकी चिंगारी अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज में फैलना स्टार्ट हो जाती है कि यार अगर फ्रांस के अंदर मोनार्की खत्म हो सकती है, वहां पर अगर हमारी लोगों की सरकार आ सकती है, तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी हो सकता है। तो बाकी यूरोप के अंदर भी एक धारणा जो है वो शुरू हो गई थी कि हम भी नेशनलिज्म की तरफ जाएंगे, हमको भी अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाना है। ये फीलिंग जो है बाकी यूरोपियन नेशंस में आ गई थी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि जो बातें फ्रांस में हुई उसकी चिंगारी, उसकी बातचीत बाकी यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हो गई, एंड हेंस बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी यही धारणा स्टार्ट हो गई कि हम भी एक पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं, हम भी एक लोगों की सरकार बनाना चाहते हैं, हम भी राजा को खत्म करना चाहते हैं। तो इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर को हम लोग 6 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो यही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, है ना, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हमको एक नेशन का आइडिया समझ में आता है। क्योंकि इससे पहले आप देखोगे 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी के आसपास तक, 1750s के आसपास कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। नेशन स्टेट मतलब एज सच कोई कंट्री हो, है ना, उसकी डेफिनेट पॉपुलेशन है, इस तरह की कोई चीजें नहीं थी, है ना, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आप देखोगे जब हुआ तो आइडिया जो नेशन का, ये कैसा एक देश हो सकता है, देश भावना, ये सब पैदा होना शुरू हो गई। तो पहला पार्ट हमारा होगा कि हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चीजों को वहां पर रिकलेक्ट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब जब एक बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें समझ में आ चुका है, तो वही भावना जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थी वो स्प्रेड होना शुरू होती है बाकी यूरोपियन कंट्रीज में। अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज में आप देखोगे तो क्या चल रहा था, ओल्ड वैल्यूज का मतलब वहां पर मोनार्की थी, राइट। अब जब मोनार्की चल रही है ठीक बात है, लेकिन अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जैसे नए नए आइडियाज आ गए, न्यू वैल्यूज में क्या, यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी सरकार होनी चाहिए,
पुरानी वैल्यूज चली आ रही है, मोनार्की वाली, राजा वाली, वो भी यूरोप में चल रही है, लेकिन कुछ नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं। तो क्या होता है, हमेशा ऐसे देखने को मिलेगा कि जैसे मान लीजिए घर में, आपके घर में कोई आपके बुजुर्ग होंगे, कोई बड़े बूढ़े होंगे आपके घर में, तो बड़े बूढ़ों के जो ख्यालात होते हैं वो आपके ख्यालात से मैच नहीं करेंगे। आप बोलोगे नहीं ऐसा कर सकते हैं, बड़े बूढ़े कहेंगे ऐसा 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 कैसे हो सकता है। तो हमेशा आप देखोगे, क्योंकि वो एक पुराने आइडियाज वाले लोग हैं, पुराने टाइम में रह रहे थे, है ना, वो आपके 1950s के टाइम के बॉन्ड लोग होंगे, है ना, 1970s के आसपास बॉन्ड लोग होंगे, तो ऑब्वियसली उनका एक टाइम फ्रेम डिफरेंट था, वो उस हिसाब से सोच रहे होंगे। तो वैसे ही वो ओल्ड वैल्यूज, और आप देखोगे ऐसे क्या होता है घर में, इसलिए टसल होती है ना, नए सोच और पुराने सोच के लोगों के बीच में। वही सोच वही यहाँ टसल हो रही थी यूरोप के अंदर, कि कुछ नई पुरानी सोच चल रही थी, मोनार्की होनी चाहिए, और कुछ नई सोच का जो है उदय हो रहा था। नई सोच, मोनार्की खत्म होके डेमोक्रेसी आना, रिपब्लिक बनना, ये नए नए आइडियाज आ रहे हैं। तो इनके बीच में जो है टसल चलता है, इनके बीच में यहां पर एक लड़ाई चलती है, किस प्रकार से कौन इसको ओवरकम करेगा। तब ये चीजें होने लगी तो ऑफ कोर्स इट इज अ एज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब यूरोप के अंदर अलग अलग जगह रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो फ्रांस में हुआ रिवॉल्यूशन, अब उसी प्रकार के रिवॉल्यूशंस हमको यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओल्ड वैल्यूज और न्यू वैल्यूज के बीच में एक टसल है, एक खींचातानी चल रही है, और इसीलिए ये लोग जो होंगे इनके खिलाफ रिवॉल्यूशन करेंगे। तो यू विल फाइंड कि इन द एंटायर यूरोप फ्रॉम 1830 टू 1848 यू विल फाइंड कि पूरा यूरोप जो है रिवॉल्यूशन ही रिवॉल्यूशन जो है वो हो रहा है। एंड देन उसके बाद मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, और फिर आप देखोगे कि फाइनली इन रिवॉल्यूशंस की वजह से हम देखते हैं यहाँ जर्मनी देश पैदा हो जाता है, हम देखेंगे इटली पैदा हो जाता है, हम देखेंगे ब्रिटेन यहां पर बन जाता है। इससे पहले ये सब नहीं था यहां पर। जब ये सब हो जाएगा तो कैसे देश बना, हम देश को कैसे विजुलाइज करते हैं, विजुलाइजिंग अ नेशन कैसे विजुलाइज करते हैं वो देखेंगे। एंड देन फाइनली नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, हम इंपीरियलिज्म की बात करेंगे, कैसे कंट्री इंपीरियलिस्टिक हो गया, है ना, यूरोपियन कंट्रीज। इंपीरियलिज्म का मतलब कि जब ये कंट्रीज बन गए, अब ये कंट्रीज चूंकि फॉर्म हो चुके हैं नए आइडियाज के थ्रू, अब ये दूसरे कंट्रीज पे कब्जा करना चाहते हैं, तो इंपीरियलिज्म यहां पर आएगा। तो ये पूरा चैप्टर इस प्रकार से हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर सवाल यही था कि जो हमने देखा था फ्रांस में क्या था, पहले मोनार्की थी, मोनार्की से खत्म होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आती है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म होती है फ्रांस में तो फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है। तो ये जो कहानी है फ्रॉम मोनार्की से रिपब्लिक होने की, इस कहानी को हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन बात यही है कि ऐसे क्या स्टेप्स थे, ऐसे क्या मेजर्स थे जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने लिए थे कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ गई। देखो कलेक्टिव बिलोंगिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ये है कहना कि सवाल ये कह रहा है कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि जो फ्रांस में जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था उनके अंदर एक सेंस था कलेक्टिव बिलोंगिंग का, कि हम एक साथ आ जाएंगे, कि हम एक साथ आ जाएं। ये फीलिंग उनके अंदर कैसे आ गई, हाउ डिड दिस कम, है ना। इमेजिन करिए अभी आप जा रहे हैं क्रिकेट मैच देखने, इफ यू गो टू सी अ मैच, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। अब आप स्टेडियम में बैठे हैं तो स्टेडियम में आप देखोगे जहां जहां तिरंगा लहरा रहा होगा, आपको एक अलग फीलिंग आएगी, अरे ये तो इंडियंस है, ये तो हमारे लोग हैं, ये तो हमारे लोग हैं, है कि नहीं, है ना। आप अलग से उनके साथ अटैच करोगे। तो बेसिकली कई सारी चीजें होती हैं। ऐसी क्या चीजें थी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज को एक साथ बाइंड कर गई और फिर उन्हें सब मिलकर क्या किया, रिवॉल्यूशन कर दिया। तो क्या क्या ऐसे स्टेप लिए गए। नंबर 1, सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि फ्रांस के अंदर दो कॉन्सेप्ट को फैलाया गया था। क्या, ला पैत्रे यानी कि दैट इज द फादरलैंड, एंड ले सिटोयन दैट इज द सिटीजन्स। मतलब फ्रांस में यह बात बोली गई कि देखिए ऐसा है, ये जो पूरी फ्रांस के लोग हैं, है ना, ये यूनाइटेड कम्युनिटी है विद इक्वल राइट्स, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे। ये फ्रेंच के रिवॉल्यूशनरीज ने बोलना शुरू किया कि सब लोग जितने भी हैं फ्रांस के अंदर सबके पास इक्वल राइट्स है, हम एक यूनाइटेड कम्युनिटी है, ये हमारा फादरलैंड है ना, ये क्या है, ला पैत्रे, ले सिटिजन, सिटीजन्स का लैंड है ये। इस तरह की बातें यहां पर करने लगे। नंबर 2, फ्रांस के लोगों ने एक नया ट्राई कलर का फ्लैग जो है यहां बनाया। अब फ्लैग का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि आप अगर जाएंगे क्रिकेट मैच देखने के लिए तो फ्लैग आप कितना, आप में तिरंगा देख के आपको कैसी भावना आती है, अरे यार आप तिरंगा देख खड़े हो जाएंगे, है ना, आप तिरंगा की अलग से रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक ट्राई कलर का फ्लैग, जहां जहां आपको तिरंगा लहराता हुआ मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो हमारे देश का आदमी है, ये तो हमारे देश का आदमी है ना, ये तो इंडियन है। तो ये ट्राई कलर भी जो था ये फ्रांस के लोगों को क्या कर रहा था, बाउंड कर रहा था। तीसरी बात, जो रीजनल लैंग्वेजेस थी जितनी भी फ्रांस के अंदर, उन सबको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और एक नेशनल लैंग्वेज बना दी गई, दैट इज द फ्रेंच। यानी कि सभी लोग एक भाषा बोलेंगे तो सब लोग एक समान होंगे यहां पर, ठीक है। इससे भी क्या हुआ, लोग बाउंड हुए। अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए आप जो है यहां पर बिहार में रहते हैं, ठीक है। अब आप जाइए फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, और आप अमेरिका जाइए और न्यूयॉर्क में, आप वॉशिंगटन में ट्रम्प साहब के बंगले के बाहर जो है आप वहां पर किसी को बिहारी बोलते सुन लीजिए, तो भैया आप उससे तुरंत क्या करेंगे, आप तुरंत गले लग जाएंगे उसके, अरे यार तुम तो भैया बिहारी हो,
है ना। चलो छोड़ दीजिए आप उतना दूर, आप अगर अभी यूपी से हैं और आप जाएंगे साउथ इंडिया, आप केरल घूमने गए और केरला में कोई आपको अगर हिंदी बोलता हुआ मिल गया, आप तुरंत उससे कनेक्ट बना लेंगे, आप उससे बातचीत करना शुरू कर देंगे। होता है कि नहीं होता? कोई मान लीजिए केरल का कोई स्टूडेंट है ना, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, मान लीजिए वो आ जाता है यूपी में घूमने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आगरा घूमने के लिए, और वहां उसे आगरा में ताजमहल घूमते घूमते उसे कोई व्यक्ति मिल गया जो उसकी भाषा बोल रहा है, तो इमीडिएट वो उससे बातचीत करेगा। वही चीज यहां पर होगी कि भाई फ्रांस में भी रीजनल लैंग्वेज को डिसकंटिन्यू करके वहां पर एक नेशनल लैंग्वेज को बनाया गया था। फिर एक नया नेशनल एंथम यहां पर बनाया गया। अब नेशनल एंथम भी आप समझ सकते हैं कितना बाउंड करता है लोगों को, ये भी हुआ। ई में क्या था, अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था हमने कि एस्टेट जनरल की जो मीटिंग होती थी, एस्टेट जनरल जो था वो पहले वहां पर लोग क्या थे, नॉमिनेटेड टाइप के थे, है ना, कि भैया इसमें चर्च के लोग होंगे, इसमें ये होंगे, इसमें ये होंगे। अब एस्टेट जनरल के लोग क्या होने लगे, रिपब्लिक बनने के बाद वो इलेक्टेड होने लगे थे। याद करिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गए थे एस्टेट जनरल में जाने के लिए। देन उसके बाद एफ पॉइंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेटअप किया गया था। ये भी काम जो है यहां पर क्या किया था, फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज ने किया था कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सबको सेटअप कर दिया था। ठीक है, ये भी यहां से लोगों में भावना पैदा हुई। देन उसके बाद ये जी पॉइंट, एक स्टैंडर्ड लेके आए वेट्स एंड मेजरमेंट्स का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला दिल्ली के अंदर 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम हो गया और कहीं और चले जाओ तो वहां 1 किलो का मतलब 800 ग्राम हो गया। ये स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक समान होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका गुड्स ट्रेड आसानी से हो सकेगा। हमने बोला कि हमको 1 किलो चाहिए तो 1 ही किलो आ रहा है, पता चला 1 किलो कम आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। एंड देन एच पॉइंट, जो फ्रेंच की आर्मी थी, फ्रांस की आर्मी थी, वो अपने आइडिया ऑफ रिपब्लिक जो है वो दूसरे देशों में यहां पर स्प्रेड करने लगी थी। इस वजह से यहां पर क्या हुआ, ये सारे स्टेप्स की वजह से लोगों के अंदर, जो फ्रांस के लोग थे, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बन गई थी, यानी कि हाँ, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के यहां पर साथ में बैठे हुए हैं। राइट, तो बेसिकली क्या हुआ कि आप देखोगे 1979 का टाइम था। अब यहां पर शुरुआत होती है कि यूरोप में कैसे शुरुआत होती है इसकी, है ना। फ्रांस की कहानी हम लोग देख ली, 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ था। हाँ, 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ था, यस। तो 1799 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो है, ही स्टार्टेड, वो अटैक करना शुरू कर दिया है। 1797 के आसपास देखोगे वो इटली में घुस गया है, और फिर 1799 में देखो वो आप देखोगे वो फ्रांस के अंदर घुस गया है। एंड 1804 में वो अपने आप को फ्रांस का राजा डिक्लेयर कर देगा। ही विल डिक्लेयर हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस। तो एक बार फ्रांस में ऑलरेडी डेमोक्रेसी आ गई थी, है ना, रिपब्लिक हो गया था, वहां लोग वोट कर रहे थे, है ना, लेकिन फिर से यहां डिक्टेटरशिप आ गई, यानी कि अब एक तरीके से डेमोक्रेसी खत्म करके वहां पर फिर से नेपोलियन आ गया। नेपोलियन अपने आप को वहां का राजा डिक्लेयर कर दिया, और जैसे ही वो राजा बनता है फिर वो यहां पर अपना एक नेपोलियनिक कोड जारी करता है, जिसको हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक तरह का क्वेश्चन ऐसा आता है कि नेपोलियन हैज डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। एनालाइज करने को आ सकता है कि ठीक है, नेपोलियन जब आया तो उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रांस के अंदर, लेकिन उसके बाद डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद नेपोलियन ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर, आप देखोगे कि उससे पूरा सिस्टम जो है यहां पर क्या हो गया, होल सिस्टम मोर रैशनल बन गया था। तो यानी कि नेपोलियन एक तरह का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब ये हुआ कि भाई था वो डेमोक्रेसी खत्म कर दिया उसने, डिक्टेटरशिप ले आया, लेकिन उसने कुछ ऐसे काम कर दिए, है ना, उसने कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट यहां पर काम किए, ऐसे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स ले आया, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ही यहां पर क्या हो गया, मोर रैशनल और एफिशिएंट हो गया। इस बात को एनालाइज करना है। तो आइए देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया नेपोलियन जब आया तो उसने अपना नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 को जारी कर दिया, यानी कि उसने नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, ये जो कोड आया उसमें कुछ बातें लिखी, नेपोलियन का कोड था, नेपोलियन की बातें थी, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो व्हाट नेपोलियन डिड इज, नेपोलियन का कोड ऑफ 1804 क्या कहता है, नंबर 1 पॉइंट, उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फ्यूडलिज्म क्या होता है कि भाई जो लोग पहले वहां रहते थे, है ना, फ्रांस के अंदर जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जमीनें थी जिनके पास, उनकी जमीनों पे क्या होता था, पीजेंट्स काम कर रहे हैं, फ्यूडलिज्म चल रहा था, है ना, दैट इज लैंडलॉर्ड एंड द सर्वडम्स, है ना, ये सब लोग थे। तो बेसिकली यहां पर जो पीजेंट्स हैं, सर्वडम्स, उनका अत्याचार हो रहा है, तो उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया कि कोई फ्यूडल सिस्टम नहीं चलेगा, नो फ्यूडलिज्म, नो लैंडलॉर्डिज्म। फिर उसने पीजेंट्स को जो है सर्वडम से फ्री कर दिया, यानी सर्वडम मतलब वो जो बंधुआ मजदूरी हो रही थी, सर्वडम जो उस वक्त के मतलब एक तरह से मालिक लोग हैं, तो उन पीजेंट्स को उन सर्वडम से छुटकारा दिला दिया कि कोई बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, आप अगर काम कर रहे हो तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को नेपोलियन ने बहुत बेहतरीन कर दिया। उसने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। उसने यहाँ पर सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सिस्टम को यहाँ बनाया गिल्ड्स के लिए। गिल्ड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं, गिल्ड्स। जैसे मान लीजिए कोई कारपेंटर का गिल्ड हो गया,
है ना, कोई ब्लैक स्मिथ का गिल्ड हो गए, है ना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड का गिल्ड हो गया, फला का कुछ चीज गिल्ड करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसने उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बड़ा सिंपल कर दिया। एंड फाइनली उसने एक प्रॉपर मेजरिंग यूनिट जो है उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि मेजरिंग के लिए एक प्रॉपर यूनिट होना चाहिए, कोई भी लबड़ थबड़ चीजें नहीं चलेंगी। इस तरह की बातें करी तो लोगों को लगा भाई क्या बात है भाई, ये तो आदमी खतरनाक है, ये तो भैया एक तो साक्षात भगवान उतर आए हैं हमारे फ्रांस के अंदर, है ना, गजब कर दिया उसने राजा ने, तो मजा आ गया, मजा आ गया। तो लोगों के अंदर धारणा बनी रही थी, लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे उसने क्या किया, सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस कर दिया। सेंसरशिप का इंट्रोडक्शन का मतलब यह था कि भाई अब कोई भी न्यूज अगर छपेगी, अगर जाएगी, है ना, तो वो न्यूज जो होगी वो क्या करेगी, वो सेंसर होगी, यानी कि नेपोलियन की नजरों से के नीचे से जाएगी, क्या अखबार में क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए। तो जो अच्छी अच्छी बातें थी वही छपती नहीं, जो नेपोलियन का क्रिटिसिज्म था वो नहीं छपता था, वो नहीं छपता था। फिर उसने नो राइट टू वोट, वुमेन, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया उसने वोट देने का। फिर उसने यहाँ पर महिलाओं को प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार नहीं दिया। एंड देन उसने लोगों को फोर्स किया कि आर्मी को ज्वाइन करो ही करो। ये बात नेपोलियन ने करी। तो ये कहीं ना कहीं उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो उसकी जो फैन फॉलोइंग थी वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ी सी कम कर यहाँ होती चली गई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पहला सेगमेंट हो जाता है। अब आता है हमारा दूसरा पार्ट, दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फाइन, तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की जब बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो बेसिकली इसमें हम लोग पहले समझना पड़ेगा कि यूरोप के अंदर सोसाइटी कैसी चल रही थी। यानी कि अभी तो हमने बात करी फ्रांस की, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनके आइडियाज थे उनके, अब यही आइडियाज दूसरे कंट्री में फैलेंगे। तो पहला चीज समझना पड़ेगा कि उस वक्त आप देखोगे तो सोसाइटी कैसी थी, पूरे यूरोप में कैसी सोसाइटी थी। दूसरी बात, मिडिल क्लास का क्या सिनारियो था, है ना, वो किस चीज को लेकर बोल रहा था, वो लिबरलिज्म चिल्ला रहा था। मिडिल क्लास कह रहा था लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, वो फ्रीडम लिबर्टी की बात कर रहा था। तो गरीबों मतलब जो पुअर पीजेंट्स उन्होंने कहा कि भाई है ये कौन सी चिड़िया का नाम है, तो उन्होंने कहा चुप बैठो हम बताते हैं तुम्हें कौन सी चिड़िया का नाम है। न्यू कंजर्वेटिज्म की शुरुआत होती है 1815 में। नए कंजर्वेटिज्म मतलब ये जो कोशिश कर रहे थे मिडिल क्लास के लोग कि भैया लिबरलिज्म आ जाए, लिबर्टी 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 मिल जाए, तो भैया ये लोग कोशिश तो करेंगे लेकिन इनको कंजर्वेटिव्स क्या करेंगे, दबा देंगे 1850 में। क्यों? क्योंकि नेपोलियन की डेथ हो जाएगी, नेपोलियन हार जाएगा बेसिकली इन 1815 इन द बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू की लड़ाई में हार जाएगा। तो बेसिकली यहां पर जैसे ही हारेगा तो अब कंजर्वेटिव्स, यानी कंजर्वेटिव कौन है, वही मोनार्क वाले लोग जो पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थे, जो जब फ्रांस में मोनार्की थी तब, उनको कंजर्वेटिव्स कहेंगे। जो लोग चर्च में बिलीव करते हैं, जो लोग नए आइडियाज से बिलीव नहीं करते हैं, मॉडर्न वैल्यूज, मॉडर्न गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, वो कंजर्वेटिज्म फिर से आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे क्या हुआ कि ये कंजर्वेटिज्म आ जाएगा एंड देन फाइनली रिवॉल्यूशनरीज। तो यहां पर इन 4 पॉइंट समझते हैं। आइए इन धागों खोलते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या चीज हो रही है। देखिए, तो सोसाइटी ऑफ यूरोप क्या चीज, देखिए सोसाइटी ऑफ यूरोप में 2 प्रकार के लोग थे। एक तो थे एरिस्टोक्रेट, एलिट क्लास के लोग, है ना, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेस, है ना, बड़े बड़े यहाँ पर नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट, आई वुड से कि बड़े बड़े कैसे चर्च के लोग, है ना, मिनिस्टर्स, रॉयल मिनिस्टर्स एंड किंग के लोग, ऑल दीज पीपल वर देयर। तो वो एलिट क्लास है, एरिस्टोक्रेट है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक तरफ थी पीजेंट्री, पीजेंट्री मतलब पुअर पीपल थे। अब क्या हुआ कि 1750s के अराउंड आप देखोगे तो यूरोप के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है, इंडस्ट्री सेटअप हो गई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए और उससे हमने इंडस्ट्रीज बना ली। अब जब इंडस्ट्रीज बन गई तो अब इंडस्ट्रीज में काम कौन करेगा, क्या इन पुअर पीपल को, जो पीजेंट्स हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो फील्ड्स में काम करते हैं, क्या उनको इंडस्ट्रीज में काम करना आएगा? नहीं आएगा। क्या ये लोग काम करेंगे? नहीं करेंगे, ये तो एरिस्टोक्रेट है, ये कैसे काम कर लेंगे भैया, ये तो अमीर लोग हैं, है ना। तो यहाँ काम कौन करेगा, यहाँ पर राइज होता है मिडिल क्लास का। ये मिडिल क्लास ऐसे आता है भाई, एक तरफ ये लोग हो गए, एक तरफ ये लोग है। मिडिल क्लास का यहां पर आया कि वो लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए थे उनको मिडिल क्लास कहा गया कि भाई वो ना यहां पर है ना यहां पर है, मिडिल क्लास के लोग हैं। ऐसे लोगों का उदय हुआ मिडिल क्लास में, जैसे कि डॉक्टर्स, क्लर्क्स, बिजनेसमैन, ये सब लोग को मिडिल क्लास बोला गया। अब ये मिडिल क्लास चूंकि एजुकेटेड क्लास है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है ना, ये इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी को समझता है, तो यही मिडिल क्लास है जो आवाज उठाएगा पूरे यूरोप में। अलग अलग कंट्रीज में मिडिल क्लास है, ये बागडोर संभालेंगे कि हमको क्या करना है, हमको यहां पर लिबर्टी चाहिए, हमको यहां फ्रीडम चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है, और इनको पता है तो ये बताते नहीं थे इनको। तो अब यही लोग हैं जो अपने राइट्स की डिमांड करेंगे। तो मिडिल क्लास जो है वो नेशनल यूनिटी की डिमांड करने लगा। मिडिल क्लास चिल्ला रहा था लिबरलिज्म लिबरलिज्म लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म वर्ड जो है ना बना हुआ है लाइबर से। लाइबर का मतलब होता है टू फ्री। तो मैंने कहा अच्छा, मिडिल क्लास ने कहा लिबरलिज्म चाहिए, हमको लिबर्टी चाहिए। तो लिबर्टी 2 प्रकार की, एक पॉलिटिकल लिबर्टी, एक इकोनॉमिक लिबर्टी। तो यहां पर मिडिल क्लास क्या डिमांड कर रहा था पॉलिटिकल लिबर्टी में, कि भाई फ्रीडम होना चाहिए इंडिविजुअल के पास, लोग जो है क्या होना चाहिए, फ्री होने चाहिए, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, और गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए।
यानी कि सरकार हमारे पसंद की हो, हमारे कंसेंट से गवर्नमेंट बने, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, हर आदमी कानून के नजर में बराबर होना चाहिए और हर आदमी के पास इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब क्या था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, मार्केट में क्या प्राइस होगा किसी एक चीज का, है ना। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि भाई फला चीज का प्राइस इतना होगा, लेकिन अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है, अब मार्केट खुद डिसाइड कर रहा है। कैसे? भाई जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई होगी, उसका पैसा हो जाएगा, जो इकोनॉमिक्स का सिंपल थ्योरी होता है ना। डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम जहां बन जाएगा वो उसका प्राइस हो जाएगा, मार्केट प्राइस, है ना। जैसे हम कोई चीज बेच रहे हैं, अगला आदमी उस प्राइस पर नहीं खरीदेगा तो हम ऑब्वियसली प्राइस कम कर देंगे उसका। अच्छा ठीक है, एक काम करो, 500 में ले लोगे, चलो 470 रुपए दे दो, और 470 में ले रहा है, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो वो क्या हो गया? दैट इज द फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट प्राइस से डिटरमाइन कर रहा है ना। मार्केट बता रहा है कि इतने में सामान बिकेगा, इतने का सामान खरीदा जाएगा। रिमूव स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन। अब जैसे कैसी रिस्ट्रिक्शन? बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी थी पूरे यूरोप में। आपको पता है आज भी यूरोप में बहुत सारे कंट्री है ना। अब तो क्या होता है, यूरोप में आप एक कंट्री दूसरे कंट्री जाइए तो इट इज वेरी इजी टू माइग्रेट, मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। लेकिन उस वक्त आप देखोगे जब ट्रेड हुआ करता था यूरोप के अंदर, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री जाने में बहुत दिक्कतें होती थी, ट्रेड बैरियर्स लगे थे, यानी कि टैक्स लगाया जाता था जब एक सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर एंटर करता था। तो अब देखोगे कि इस चीज को रिमूव करने के लिए एक कस्टम्स यूनियन बनाया गया था, है ना, कि यूनियन बनाया जाए कस्टम्स का, है ना। यानी कि ये ऐसा यूनियन था जो बेसिकली एट द इंस्टेंस ऑफ प्रशिया शुरू किया गया था, और इस कस्टम यूनियन को हम लोग ज़ोल्वरीन कहते हैं। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के जो स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रेड बैरियर लगते हैं, इनको रिमूव कर दिया जाए, इसके लिए आवाज उठाएंगे। और तीसरी बात, यहां पर करेंसी जितनी थी यूरोप के अंदर 30 करेंसी हुआ करती थी, और इसको रिड्यूस करके 2 कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक चीज यहां पर जो है आपको ध्यान होनी चाहिए कि यूरोप इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा टेरिटोरियल लैंड है उसकी, बहुत सारे कंट्रीज हैं, हर कंट्री की अपनी अपनी यहाँ पर क्या थी, करेंसी थी, तो उन सबको रिड्यूस करके यहाँ पर 2 कर दिया। इससे क्या होगा? इससे एक तरह से आप समझ सकते हो कि भाई यूनिटी बनेगी पूरे यूरोप के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पर आ रही थी। तो समझ में आ रहा है कि सर एक बात तो क्लियर हो रही है कि मिडिल क्लास है जो यहाँ पर क्या करेगा, आवाज उठाएगा। मिडिल क्लास है जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के खिलाफ आवाज उठाएगा। मिडिल क्लास है जिसको समझ में आ रहा है कि भाई ये पुअर पीजेंट्स हैं, इनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इनके अगेंस्ट अत्याचार हो रहा है, ये मिडिल क्लास ही है। अब 1815 में क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखोगे बैटल ऑफ वाटरलू होती है। बैटल ऑफ वाटरलू प्राग कंट्रीज और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में हुई। प्राग का मतलब हो गया प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, 4 कंट्रीज, प्राग कंट्रीज, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ये 4 कंट्रीज थे बेसिकली, आप देखोगे जो प्राग कंट्रीज थे, और एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट था। तो 1815 की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है और प्राग कंट्रीज जो है वो जीत जाते हैं। प्राग कंट्रीज जैसे जीते, ये वही कंट्रीज हैं जो ये सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि जैसा फ्रांस में मोनार्की को उखाड़ फेंक दिया गया है, हमको भी उखाड़ फेंके हमारी जनता। तो ये प्रशिया भी सोच रहा था, रशिया भी सोच रहा था, ऑस्ट्रिया भी सोच रहा था, ब्रिटेन भी सोच रहा था, सब जगह मोनार्की होती थी। ब्रिटेन में आज भी मोनार्की है, लेकिन वही है कि आज मतलब मोनार्क आज भी है, लेकिन अब तो वहां पार्लियामेंट है, लेकिन ये सब जगह मोनार्क थी। तो इनको डर लग रहा था, इनकी स्थिति हो रही थी कि ऐसा ना हो कि जैसा फ्रांस में उथल पुथल हो गई वैसे हमारे अंदर भी ना हो जाए। तो जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट हारा, इन लोगों ने कंजर्वेटिज्म की फिर से दुहाई लगा दी। कंजर्वेटिज्म होगी, कंजर्वेटिज्म मतलब वही कि भाई वही मोनार्की होगी, चर्च का बलबोला होगा, वही बातें जो फ्रांस में चल रही थी, चर्च की मोनोपोली थी, है ना, किंग्स नोबल्टीज की मोनोपोली चल रही थी, ट्रेडिशनल बिलीफ्स की बातें होंगी। तो यहां पर क्या हुआ कि जब ये बैटल खत्म हुई प्राग कंट्रीज और वाटरलू आपकी नेपोलियन के बीच में, तो नेपोलियन इस बैटल को हार गया। नेपोलियन हारा तो उस बैटल के बाद, यानी कि बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है वियना में। ठीक है, इसको वियना कांग्रेस कहते हैं। और इस ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर 3 इंपॉर्टेंट बातें थी। पहला चीज, ये ट्रीटी साइन होती है प्राग कंट्रीज के बीच में और नेपोलियन के बीच में, साइन बाय द प्राग कंट्रीज। प्राग मतलब प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। दूसरी बात, यहां पर इन्होंने ये कह दिया इस ट्रीटी के अंदर, इन लोगों ने ये कह दिया कि जो भी चीजें यहां पर नेपोलियन ने करी थी हम उसको अंडू कर देंगे, यानी कि अंडू द चेंजेस दैट वर डन बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जितनी भी चीजें करी थी हम उसको क्या करेंगे, अंडू कर देंगे। एंड थर्ड चीज, सेटलमेंट ऑफ यूरोप। सेटलमेंट ऑफ यूरोप का मतलब यह था कि जब नेपोलियन आया और फ्रांस में रूल करना शुरू करता है, तो वो फ्रांस के अगल बगल के एरियाज को जीतना शुरू करता है। फ्रांस कंट्री तो है ही उसके हाथ में, लेकिन फ्रांस के लगे हुए जो कंट्रीज हैं उनको भी जीतना स्टार्ट करता है। अब चूंकि यहां पर नेपोलियन हार चुका है, तो जो भी फ्रांस से रिलेटेड कंट्रीज, फ्रांस से लगे हुए कंट्रीज थे, है ना, अब वो फिर से आजाद हो रहे हैं। तो अब वो कंट्री कैसे डिवाइड करेंगे, वो कंट्री, वो टेरिटरीज कैसे बनेंगे? तो यहां पर सेटलमेंट करना है यूरोप का। कैसे सेटलमेंट किया गया यूरोप का, आइए जरा देखते हैं। जैसे आप देखोगे किंगडम ऑफ नीदरलैंड, है ना, वो नॉर्थ ऑफ फ्रांस बना दिया गया। तो फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम बना दिया गया, उसको नीदरलैंड्स कहने लगे। ये पहले नहीं था, जब नेपोलियन हार गया उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, तो सेटलमेंट ऑफ यूरोप में ये कर दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर कि नीदरलैंड को बना दिया गया फ्रांस के नॉर्थ में। आज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर ये क्या हुआ कि रशिया जो है, पार्ट ऑफ पोलैंड जो है वो रशिया को दे दिया गया, यानी कि ये भी एक हिस्सा था जो नेपोलियन के पास था और वो रशिया को दे दिया गया।
ये सेटलमेंट में हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर जेनोआ है ना, जेनोआ एडेड टू पिडमॉन्ट इन साउथ। फ्रांस के साउथ में आप देखोगे तो पिडमॉन्ट में इस जेनोआ को वहां पर क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। देन आप देखोगे ऑस्ट्रिया जो है गिवन टू नॉर्थ इटली, नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रिया दे दिया गया कुछ हिस्सा। एंड देन प्रशिया गिवन पार्ट्स ऑफ सैक्सोनी, तो यहां पर जो सैक्सोनी का पार्ट है प्रशिया को दे दिया गया कुछ पार्ट्स। तो इस तरह से जो टेरिटरीज थे जो नेपोलियन ने जीते हुए थे, फ्रांस तो था ही लेकिन उसके अलावा टेरिटरीज जीते हुए थे नेपोलियन ने, उनको यहां बांट लिया गया, इस तरह से अलग अलग सेटल कर दिया गया। तो इस तरह से सेटलमेंट जो है यूरोप का हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए फ्रांस है, फ्रांस की यहां पर एक कंट्री बन गया, एक कंट्री यहां बन गया, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यहां से बैठ के पूरा एरिया जीता था नेपोलियन ने। तो अब ये तो फ्रांस के हाथ में था, ठीक है, यहां पर तो कंजर्वेटिज्म आ गया, है ना, यहां तो कंजर्वेटिज्म आ गया, इन यहां पर अलग अलग कंट्रीज बना दिए गए, यहां अलग अलग कंट्रीज बना दिए गए। तो ये सेटलमेंट ऑफ यूरोप यहां पर जो है वो होता है। अब यहां पर समझिए आप, सीधी बात है कि इसका मतलब फ्रांस के अंदर क्या हुआ, फिर से एक बार कंजर्वेटिज्म का दौर शुरू हो गया। यानी कि फिर से फ्रांस में 1815 में क्या हो गया, फिर से एक बार आप देखोगे तो वहां पर हम कह सकते हैं कि मोनार्की फिर से आ गई। 1799 में रिवॉल्यूशन हुआ था, 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस के अंदर, यस, और 1799 तक आप देखोगे तो नेपोलियन आ गया। 1792 में फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था, याद आ रहा है। 1793 1794 मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टेन्योर चल रहा था, याद आ रहा है, यस। तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली फ्रांस रिपब्लिक तो हो गया, लेकिन फिर से यहां पर नेपोलियन के आने से क्या हुआ, फिर डेमोक्रेसी आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई, और नेपोलियन चला गया तो वहां पर आप देखोगे फिर से कंजर्वेटिज्म का दौर आ गया। तो अब यहां पर जो मिडिल क्लास है वो क्या करेगा, वो रिवॉल्यूशन करना शुरू करेगा और सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट करेगी। सीक्रेट क्यों, क्योंकि अब अगर खिलाफ बोलेगा मोनार्की के तो मोनार्की स्ट्रांग हो चुकी है, अब अगर कोई मोनार्की खिलाफ बोलेगा तो उसको पकड़ के फेंक दिया जाएगा, उठा के इंप्रेजन कर दिया जाएगा। इसलिए सीक्रेटली यहां पर काम किया गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भैया डेमोक्रेसी अच्छी है, भैया डिक्टेटरशिप खराब है, मोनार्की अच्छी नहीं है। तो ये सब चीजें शुरू कर दी गई, ये सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करी गई जो ऐसा एजेंडा यहां सेट फोर्थ कर रही थी। उनका प्रोपेगेंडा ये था कि डेमोक्रेसी इज गुड एंड मोनार्की इज नॉट गुड। तो ऐसा यहां पर एक नाम आता है किताब के अंदर, जो एक व्यक्ति है, इसका नाम है ग्युसेप्पे मैज़िनी। ग्युसेप्पे मैज़िनी आप देखोगे तो ही वाज बोर्न इन जेनोआ, है ना, आई थिंक समवेयर अराउंड, देख लीजिएगा ईयर क्या है, बट ही इज बोर्न एंड ही फॉर्म्स टू इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटीज। एक सीक्रेट सोसाइटी बनाता है यंग इटली, कहां बनाता है, मरसाइल में, और एक बनाता है यंग यूरोप जो बनाता है बर्न में। तो ग्युसेप्पे मैज़िनी जैसे और भी बहुत लोग थे जो सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, और सीक्रेट सोसाइटी का फंडा यही होता है कि वो इस बात को प्रोपोगेट करे कि डेमोक्रेसी इज गुड एंड दैट मोनार्की इज नॉट गुड। ठीक है, ये सब बातें यहां पर जो है वो चल रही थी। अब क्या हुआ, थर्ड यहां से शुरुआत होती है, दैट इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो आप समझ सकते हो द फील्ड इज एंटायरली सेट, है ना, पूरा फील्ड यहां पर एंटायरली सेट हो चुका है। क्या सेट हो गया है कि भाई एक तरफ मोनार्की वापस से आ गई है, और मिडिल क्लास के अंदर भी एक थोड़ी सी यहाँ पर एक वो आ चुका है कि नहीं, हमको आज़ादी चाहिए, हमको लिबर्टी चाहिए, तो वो भी अपने आप को रिवॉल्यूशन कर रहा है, सीक्रेट सोसाइटी बना रहा है ना। अब क्या होगा, ये अंडरग्राउंड सोसाइटीज और ऊपर से कंजर्वेटिव्स, इनके बीच में रिवॉल्यूशन शुरू हो जाएगा, मतलब सीक्रेट सोसाइटीज वाले रिवॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। तो ये रिवॉल्यूशन की यहाँ पर शुरुआत होती है। तो कंजर्वेटिव्स 1815 में आ जाते हैं, इनके सामने लिबरल्स भी हैं जो लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, लिबर्टी की डिमांड कर रहे हैं, और इनके सामने नेशनलिस्ट भी हैं। अब यानी ऐसे लोग भी हैं यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म चाहते हैं, जो चाहते हैं एक देश बन जाए हमारा। और इस तरह से आप देखोगे पूरे यूरोप में अलग अलग जगह रिवॉल्यूशन होते हैं, पोलैंड में, जर्मनी में, इटली में, ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटेन, इन सब जगह आप देखोगे तो रिवॉल्यूशन शुरू हुए। बात समझ में आ रहा है। सो एंटायर ये टाइम पीरियड फ्रॉम 1830 से लेकर 1848 तक यू विल फाइंड कि इन दीज कंट्रीज रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। और रिवॉल्यूशन का एक कॉमन फीचर ये था कि भाई यहां पर मिडिल मैन या फिर लिबरल चीजों की डिमांड करने वाले लोग और नेशनलिस्ट डिमांड करने वाले लोग वो एक तरफ थे, है ना, वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं किसके खिलाफ, राजा के 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 खिलाफ, कंजर्वेटिव्स के खिलाफ, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ। मतलब ये एक फिनोमेना पूरे यूरोप में हमको देखने को मिलने लगा कि ऐसा हो रहा था। ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन यहां पर शुरुआत होती है। तो रीजन क्या था रिवॉल्यूशन के, सिंपल सी बात है, यहां पर रीजन क्या था रिवॉल्यूशन का, पहला तो है रोमांटिसिज्म की ग्रोथ हो रही है। रोमांटिसिज्म क्या होता है, ये वो रोमांटिसिज्म नहीं होता है जो आपकी मैडम के साथ हो रहा है, ये रोमांटिसिज्म दूसरा है। क्या है, ये है देश से प्यार, ये है रोमांटिसिज्म। यानी कि आप जब कल्चरली कोई चीज से आप देश से जुड़ जाए, रोमांटिसिज्म आ जाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ते हैं कि भाई गणेश फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था, शिवाजी फेस्टिवल शुरू हुआ था, है ना। क्या था ये फेस्टिवल्स, बेसिकली लोगों के अंदर, क्योंकि लोग रिलीजन से जुड़े हुए हैं, है ना, तो क्या किया गया भाई, इन चीजों को यहाँ पर लाया गया, तो लोगों को उत्तेजित किया गया, टेम्प्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि भाई आपको देश के प्रति काफी ज्यादा प्यार है ना, रोमांटिज्म, एक ऐसी फीलिंग हो गई रोमांटिसिज्म जहां पर आप देश से प्यार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप वाघा, आप गए अटारी बॉर्डर गए, अटारी बॉर्डर आप जाइए, वहां पर आप बैठिए, वहां गाना चलते हैं
और जब दोनों कंट्रीज के मार्च पास करते हैं लोग, वो क्या रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है, अलग ही फीलिंग आती है वहां पर। लगता है कि भाई ये हमारा देश है। हाँ, समझ में आता है कि मैंने अगर उस लाइन के उस पार पैर रख दिया तो वो अपना देश नहीं है। गाने चल रहे होते हैं, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है इंडिया। भाई ऐसे गाने पे पब्लिक झूम जाती है, क्योंकि वहां पर एक बहुत कर्री फीलिंग होती है, खतरनाक फीलिंग होती है नेशनलिज्म की। तो बात वही है कि यहाँ क्यों रिवॉल्यूशन हो रहे थे, क्योंकि अब लोगों के अंदर वो नेशनलिज्म की भावना जग रही है कि हमको भी आजादी चाहिए। रोमांटिसिज्म वाज वन ऑफ द रीजन। इकोनॉमिक क्राइसिस एक और रीजन था कि भाई एक तो यहाँ पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग भी है, दूसरी बात लोगों के अंदर इकोनॉमिक, वहां कंट्रीज की इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, हार्डशिप्स बहुत ज्यादा है, मुश्किल बहुत हो रही है, राजा सुन नहीं रहा है, राजा एक्सप्लॉइट कर रहा है। एंड तीसरी बात 1848 का रेवोल्यूशन लोग पढ़ेंगे, जो मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन था। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने 1848 में बड़ा रेवोल्यूशन कर दिया था। तो ये रीजंस थे यहां पर क्या कि रिवॉल्यूशन यहां पर कैसे क्या होता है। अब देखिए, शुरुआत होती है यहां पर जुलाई रेवोल्यूशन से। अब 1815 में क्या हुआ था, हमको पता है 1815 में क्या हुआ कि भाई वो जो आपकी कंजर्वेटिज्म थे वापस से आ गए, है ना। पहले क्या था, फ्रांस में मोनार्की थी, खत्म हुआ, फ्रांस रिपब्लिक हो गया। फिर 1799 1804 में नेपोलियन आ गया, जो अपने आप को वहां का राजा स्टैब्लिश कर देता है। एंड देन उसके बाद 1850 में उसकी डेथ हो जाती है। 1815 डेथ हुई तो वहां पर फिर से कंजर्वेटिज्म आ गया। अब वहां पर कंजर्वेटिज्म चल रहा है, यानी कंजर्वेटिव्स की सरकार चल रही है, मोनार्की चल रही है, राजा चल रहा है। 1830 में एक रिवॉल्यूशन हुआ, जुलाई 1830 में रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस के अंदर। ये रिवॉल्यूशन था कि जब इस रिवॉल्यूशन में कंजर्वेटिज्म को फिर से उखाड़ के फेंक दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी, है ना। यानी कि 1815 में जो कंजर्वेटिव्स आ गए थे, बुर्बन डायनेस्टी, वो वाले बुर्बन डायनेस्टी जिसका लुइस 16 था फ्रांस में, याद करिए जो पहले पढ़ाया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। जस्ट यस, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि 1815 में कंजर्वेटिव्स फिर से आ गए थे, बुर्बन डायनेस्टी फिर से एस्टैब्लिश हो गई थी। 1830 के रिवॉल्यूशन में ओवरथ्रोड बाय लिबरल्स इन 1830। तो ये जो 1815 में सरकारें बनी थी वापस से फ्रांस के अंदर, प्राय कंट्रीज जो जीत गए थे, है ना, तो फ्रांस के अंदर फिर से उन कंजर्वेटिव्स को उखाड़ के फेंक दिया गया 1830 में, ठीक है। और फिर से फ्रांस में क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई और लुइस फिलिप को जो है क्या बना दिया गया, वहां का एक तरह से राजा बना दिया गया। ये वही लुइस फिलिप का ब्रांड है जो बेसिकली आजकल आप लोग शर्ट्स पहनते हो। तो ये एलपी वाला ब्रांड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ऐसे ही आप देखोगे अपराइजिंग हुई, ब्रूसल्स में अपराइजिंग हो गई, है ना। इसमें क्या हुआ, ब्रसल्स में अपराइजिंग का मतलब फिर से वहां विद्रोह हो गया। तो क्या हुआ, बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो जो नीदरलैंड बनाया गया था ऊपर फ्रांस के, अब बेल्जियम पहले उसी का हिस्सा था, बेल्जियम उससे अलग हो जाता है, इसलिए आप देखोगे बेल्जियम अलग कंट्री बन जाएगा, ब्रुसेल्स उसकी राजधानी बन जाएगी। तो बेसिकली आप देखोगे अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स होता है, उसमें आप देखोगे तो बेल्जियम ब्रोक अवे हो जाता है, बेल्जियम टूट जाता है इससे, ठीक है। और तीसरा चीज आप ग्रीस में देखोगे क्या था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 के आसपास स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और वहां पर भी लोगों के अंदर धारणा थी कि भाई हमको क्या करना है, इस ऑटोमन एम्पायर को उठा फेंकना है। ग्रीस में क्या था कि वहां पर ऑटोमन एम्पायर था। ग्रीक जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है हुई थी, तो ग्रीक की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किससे थी, आजादी किससे ले रहे थे, वो ऑटोमन एम्पायर से। तो ऑटोमन्स जो है वो रूल करते थे ग्रीस को। तो ग्रीस के लोगों को लगा अरे यार ये क्या है, फ्रांस भी आजाद हो रहा है ना, फला कंट्री में रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो हम क्यों ऑटोमन्स के अंदर बैठे हुए हैं, हमको भी आजादी चाहिए, हमको भी ऑटोमन्स नहीं चाहिए अपने अंदर। तो 1821 में लड़ाई स्टार्ट होती है ग्रीस के अंदर इन ऑटोमन्स के खिलाफ। और इसलिए आप देखोगे ग्रीस को ना क्रैडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वहां से जो चीजें शुरू हुई, सिविलाइजेशन शुरू हुई, वो बहुत दूर तक फैली, राइट। तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होती है 1821 में, लेकिन आप देखोगे ग्रीस को इंडिपेंडेंस 1830 में मिलता है। जैसे ही ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 की, ठीक है। और यहां पर जो ये इनको जो आजादी मिली उसमें बड़ा रोल किसका था, यहां पर लॉर्ड बायरन का, एक पोएट थे। अब सोचिए, है ना, ये कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोग, पोएट्स रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भी होता था, लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स अखबार लिखते थे। अखबार क्यों लिख रहे हैं, वो उसमें बातें लिख रहे हैं ताकि कॉमन मैन पढ़ पाए उसको। रीजनल लैंग्वेज में अखबार लिखे जाते थे, है ना, पैम्पलेट्स लिखे जाते थे, कुछ प्रेस रिलीज होता था ताकि लोग पढ़ पाए। तभी तो अंग्रेज हमारे उन रीजनल अखबारों को या लोकल लैंग्वेजेस के अखबारों को बैन कर रहे थे, क्योंकि हमारे हम अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहे थे। तो वैसे ही आप सोचो कि ऑटोमन एम्पायर जब यहाँ पर था तो उसमें ऐसे पोइट्स थे जो बातें लिखते थे, जो आजादी की बातें करते थे, ऐसी पोएम्स लिखते थे कि लोग उससे तवा जाए, आजादी चाहिए हमको, आजादी चाहिए। तो लॉर्ड बायरन जैसे यहाँ पर लोग हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी फेमस सेइंग है कि व्हेन फ्रांस स्नीज करता है रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ऐसा हो जाता है, मतलब फ्रांस में जो हुआ, वहां पर रेवोल्यूशन हुआ, अब यही चीज पूरे यूरोप में रिप्लिकेट होने लगी। तो वही बोला गया, व्हेन फ्रांस स्नीज करता है रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही। तो रोमांटिसिज्म क्या है, कल्चरल मूवमेंट है ना, एक कल्चरल मूवमेंट है ना, टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के लिए एक कल्चरल मूवमेंट, यानी कि क्या होता है, आप कल्चर से लोगों जुड़े हुए हो, कंट्री से, है ना, आप कल्चर के थ्रू जुड़े हो और आप अपने देश से प्यार करते हो। आप यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हो ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस, क्रिटिसाइजिंग ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन,
है ना, आप इसके ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि नहीं भाई, जो चीजें कल्चर के थ्रू होती हैं, आप यहाँ पर इमोशंस को, मिस्टिकल फीलिंग्स को, इंस्टीट्यूशंस को, इनको आप यहाँ सपोर्ट कर रहे हो। तो बेसिकली ऐसे देखो, रोमांटिज्म समझ रहा है ना कि भाई आप कल्चरली कनेक्ट, जो देश से जुड़े हुए हो अपनी भाषा के थ्रू, है ना, इस तरह की कहानियों के थ्रू, है ना, हर बुंदेलों की जबान से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो बेसिकली इस तरह की सेइंग्स हैं जो लोगों को क्या करेंगी, जो लोगों को बहुत ज्यादा क्या करेंगी, एकदम से तवा देंगी कि हाँ भाई खतरनाक आदमी है, भाई खतरनाक बातें बोल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा आदमी था जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, है ना, इसने भी ऐसी बातें लिखी, जैसे दास वोक यहाँ पर बोला। दास वोक का मतलब था ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। इसका मतलब क्या था? अब जॉन गॉटफ्रीड हर्डर बात कर रहा था दास वोक की। दास वोक का मतलब कि भाई जर्मन का जो कल्चर है ना, वो लोगों के अंदर ही मिलेगा आपको। आप बाहर ढूंढते फिर रहे हो कल्चर कैसा जर्मनी का, नहीं, लोगों का। भाई इंडिया का कल्चर कैसा है वो आप हम ही को देखिए, किसी घर का कल्चर कैसा है आप उस घर के लोगों को देखिए। कहीं दुकानों में थोड़ी मिलेगा, कहीं दीवारों में थोड़ी लिखा रहेगा कि भाई फला कल्चर इस तरह का है। आप लोगों को देख के उनका कल्चर समझ सकते हो। तो जब कल्चर लोगों के अंदर मिलता है, तो जो सेम कल्चर के लोग हैं वो एक दूसरे बाउंड हो जाते हैं। यहां पर वही हो रहा था, वोक जी ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। तो लोग नेशन से प्यार कर रहे थे, लोग नेशन से जुड़े हुए थे, है ना, सेम फीलिंग वाले लोग नेशन को लेकर जो रखते थे वो एक साथ आ रहे थे। इस तरह की चीजें यहां पर हो रही थी, रेवोल्यूशन हो रहा था। पोलैंड के अंदर क्या हुआ, पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था, है ना। यहां पर आप देखोगे पोलैंड को क्या किया था, पार्टीशन कर दिया गया था, बट स्टिल नेशनलिस्ट फीलिंग्स ऑफ पोलिश पीपल केप्ट ऑन राइजिंग। अब पोलैंड को पार्टीशन कर दिया, उसके बाद भी आप देखोगे तो पोलिश पीपल के अंदर क्या था, नेशनलिज्म की फीलिंग अभी भी चल रही है, अभी भी उठ रही है। तो यहां पर एक आदमी आता है, इसका नाम है कैरोल कुरपिंस्की। कैरोल कुरपिंस्की जो है वो सेलिब्रेट करता है नेशनल स्ट्रगल को, कि भाई बहुत अच्छी बात है, अगर मतलब ये आप पोलिश का ही आदमी था, और ये अगर पोलैंड को डिवाइड कर दिया है तो क्या हुआ, हम फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, वी आर एंजॉइंग द स्ट्रगल। ऐसे गांधी जी ने बोला, मास एजिटेशन, लोगों को मास एजिटेशन करवा रहे हैं, स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, यानी कि लड़ो, फिर थक गए तो बैठ जाओ, लेकिन बैठने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि आप बस चिल कर रहे हैं, नहीं, उसमें समझो कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द मूवमेंट, कैसे चलेगा हमारा नेशनल मूवमेंट, उसको सिखाओ, लोगों को ट्रेन करो, फिर से एक बार तवाओ उनको, फिर कहो आजादी की लड़ाई हो। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि वैसे ही कैरोल कुरपिंस्की है जो, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसे सेलिब्रेट कर, म्यूजिक के थ्रू, ओपेरास के थ्रू, गाने चल रहे हैं। मैंने कहा ना, गाने चल रहे हैं, ये देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो क्या हो रहा है इससे, लोग इससे तवा रहे हैं, है ना, लोग तवा रहे हैं इससे। तो बेसिकली क्या हुआ कि रशिया ने यहाँ पर डोमिनेशन ओवर पोलैंड, एक तरह से रशिया ने अपना डोमिनेशन पोलैंड पे कर लिया। लेकिन पोलिश लैंग्वेज को जहां पर क्या किया गया, स्कूल से बाहर फेंक दिया गया कि भाई कोई पोलैंड में जो है पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा। आप देख रहे हो रशिया क्या कर रहा है, रशिया भाई प्रैप कंट्रीज में है, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। तो रशिया राजाशाही है ना, और वो जो नहीं चाह रहा है कि ऐसा हो जाए कि भैया यहाँ पर तख्ता पलट हो जाए। तो पोलैंड में क्या कर रहा है वो, उसने पोलैंड पे ऑक्यूपेशन किया, अपना डोमिनेशन किया, और वहां की लैंग्वेज को खत्म कर दिया, कोई पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा। क्यों, इससे क्या होगा, जब पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो आप कह रहे हैं हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर लो। तो लोग अपना कल्चर बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं, ऐसा नहीं छोड़ सकते, और छोड़ते ही नहीं है। पोलिश पीपल रिवोल्टेड ऑल थ्रू द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड। पोलिश पीपल ने रिवोल्ट किया, बहुत रिवोल्ट किया, लेकिन उनका फिर भी जो रिवोल्यूशन था उसको सप्रेस किया गया। तो इस तरह से बार बार रिवोल्यूशन हो रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया जाता। अब 1830s का टाइम आया जब पूरे यूरोप में आप देखोगे एक बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप का दौर है। पूरे यूरोप में बहुत इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी खराब हो गई है ना, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों के अंदर डिमांड बढ़ रही है अनाज की, कि हमको खाना चाहिए, फूड ग्रेन चाहिए, है ना। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी खराब हो गई है, अनाज पैदा भी नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन और हो गई है, तो ज्यादा लोग अनाज डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इतनी सप्लाई नहीं आ रही है। सप्लाई नहीं है तो लोग भूखे मर रहे हैं, नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ऐसे में बड़ी क्राइसिस हो गई। और इन सबसे बड़ी क्राइसिस क्या हो गई कि बैड हार्वेस्ट हो गया उस साल, है ना। 1830s के राउंड आप देखोगे बहुत बुरा हार्वेस्ट हुआ, फसल ही नहीं हुई, है ना। तो प्रॉब्लम्स जो है मल्टीप्लाई करती चली जा रही थी, प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई कर रही है। ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे क्या किया गया कि जो लुइस फिलिप राजा था, जिसको बनाया गया था फ्रांस का राजा, वो यहां भाग गया। ही बेसिकली फ्ली अवे। तो 1848 में फ्रांस में यहां पर लुइस फिलिप जो है वो क्या करता है, वो भाग जाता है। अब जब वो भाग जाता है तो उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म हो गई। राजा उसको बैठाया गया था 1830 के बाद कि तुम यहाँ राजा बनोगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म हो गई क्योंकि यहाँ पर ये भाग गया है लुइस फिलिप। तो जब भाग गया तो अब उसकी जगह क्या होगा, अब नेशनल असेंबली बनाई जाती है। नेशनल असेंबली को प्रोक्लेम किया जाता है कि अब ये रिपब्लिक हो गया, यानी कि फ्रांस क्या हुआ, फिर से रिपब्लिक हो गया। जब फ्रांस रिपब्लिक हो गया तो फिर से नेशनल वर्कशॉप को सेटअप किया गया। हाँ, यहाँ पर आप देखिए ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स। अब ये कह दिया गया जितने भी अडल्ट मेल्स हैं सबको 21 ईयर्स के ऊपर जो है वोट करने का अधिकार हो गया। यहाँ पर राइट टू वर्क गारंटी कर दिया गया, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, हो गया, गारंटी कर दी गई। ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से एक यहाँ पर एक नेशनल असेंबली आ गई, है ना, एक रिपब्लिक यहाँ बन गया। तो ये सब चीजें यहाँ चल रही हैं। अब यहाँ पर एक सेलेसिया एपिसोड दे रखा है, बड़ा सिंपल सा एपिसोड है। वो ये कि यहाँ पर एक तरफ वीवर्स थे, ये एपिसोड आता है हिस्ट्री के अंदर कि वीवर्स थे एक तरफ, है ना, जो वीवर है, और एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर्स थे।
तो बेसिकली क्या होता था, कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे वीवर्स के पास और उनसे बोलते थे सामान बना दो। वीवर वो सामान बनाते थे लेकिन उनको उतना पेमेंट नहीं मिलता था। फिनिश गुड्स लेके आ गए, ये कॉन्ट्रैक्टर्स गए वीवर्स के पास, उनको जो है क्या दिया, रॉ मटेरियल दिया, और वीवर्स ने बदले में क्या किया, फिनिश गुड्स उनको दे दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वीवर्स को सही लो वेज देते थे, सही पैसा नहीं देते थे। तो इसका क्या रिजल्ट क्या निकला, एक इंसिडेंट हुआ, 4 जून का दिन था, दोपहर के 2 बजे वीवर जो है वो मार्च करना शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के मैसन्स की तरफ, है ना। मेसन जो घर वर थे उनके, कासल वासल थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, उनकी घर की तरफ मार्च करना शुरू करते हैं और बाहर से ही उनकी खिड़की उड़की पत्थर वत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, दरवाजे तोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, वो कॉन्ट्रैक्टर छोटे मोटे लोग नहीं थे, बड़े बड़े लोग थे, तो कॉन्ट्रैक्टर्स भाग निकलते हैं, जाते हैं गांव के पास, जाके शेल्टर लेते हैं, गांव वाले उनको शेल्टर नहीं देते हैं, वहां पर गांव वाले से भी लड़ाई हो गई। ऐसे में 11 वीवर्स की वहां पर डेथ हो जाती है। ये जो इंसिडेंट है इसको सैलेसिया एपिसोड यहां पर कहा जाता है, ठीक है। ये शो कर रहा है कि देखो रिवोल्ट हो रहा है, देखो रिवोल्ट हो रहा है इन लोगों के खिलाफ, है ना कहीं लोग परेशान हैं, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, ये बात यहां समझ में आ रही है। अब रिवोल्ट ऑफ 1848, तो भाई यहां पर ये रिवोल्ट किसने किया था, लिबरल्स ने किया था, राइट। ये रिवोल्ट किसने किया था, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने किया था। अब क्या होता है कि यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि एक नेशन स्टेट की डिमांड शुरू हो जाती है, मिडिल क्लास जो है, अब ये नेशन, अभी आप देखो क्या पिद्दी पिद्दी बातें हो रही थी ना, छोटी छोटी बातें हो रही थी, लेकिन अब बड़ी बातें होना शुरू हुई। 1848 का दौर बड़ा खतरनाक था, जब मिडिल क्लास सामने आ गया। मिडिल क्लास ने कहा वी वांट अ नेशन स्टेट, हमें एक सरकार चाहिए, और वो सरकार कैसी होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे काम कर रही हो, है ना, ऐसी सरकार होनी चाहिए। और वहां पर क्या होना चाहिए, उस सरकार में फ्रीडम होनी चाहिए, काय की, प्रेस और एसोसिएशन की। तो ये मिडिल क्लास की डिमांड हो गई कि हमको अब ये चाहिए। अब इस डिमांड के साथ जो है मिडिल क्लास आगे बढ़ना शुरू करता है। जर्मनी के अंदर क्या हुआ, ये मिडिल क्लास जो है, अभी जर्मनी की बात आने लगा, तो जर्मनी में क्या हुआ कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को फॉर्म किया गया। ये इसमें 831 मेंबर्स थे, एक तरह का पार्लियामेंट हो गया, है ना। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी, उसमें 831 में रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और ये मार्च करना शुरू करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी के अंदर, तो वहां भी मार्च करना शुरू करते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे अब जर्मनी का। अब आप देखिए, ये बात जर्मनी की, हमने पोलैंड की बात करी, हमने फ्रांस की बात करी, राइट, हमने, आप देखोगे तो अभी हम बात कर रहे थे, बेसिकली हम बात कर रहे हैं जर्मनी की बात कर रहे हैं, हम अलग अलग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वहां कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो ये जर्मनी की बात हो रही है कि भाई 1848 में ये मिडिल क्लास का रिवॉल्यूशन जर्मनी में स्टार्ट होता है, और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म की गई। इसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और ये लोग जो है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ मार्च करते हैं और कहते हैं कि हम जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जिसमें मोनार्क विल बी सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी थोड़ी इज्जत दे दी मोनार्क को कि मोनार्क खत्म नहीं कर रहे हैं, मोनार्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। जैसे आज होता है कि प्रेसिडेंट तो है, लेकिन प्रेसिडेंट विल बी सब्जेक्टेड टू व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन, वो यहाँ पर होगा। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर हुआ यही कि किंग ऑफ प्रशिया जो है, जो प्रशिया का राजा था, तो भाई मिडिल क्लास के लोगों ने, जो नेशनल असेंबली बना रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, फ्रेडरिक विलियम फोर जो है, ये किंग का प्रशिया का राजा है, इसको ना हम क्या करते हैं, इसको ऑफर कर देते हैं क्राउन, कि भैया तुम एक काम करो, तुम ये मोनार्क बन जाओ यहाँ पर। प्रशिया के राजा ने कहा कि भैया तुमने यहाँ पर क्या बेवकूफ समझ रखा है हमको, है बेवकूफ समझ रखा है, ये क्या लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो हमको यहाँ बैठा दोगे मोनार्क पे, और हम कुछ कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ गवर्न होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो किंग ऑफ प्रशिया जो था फ्रेडरिक विलियम फोर, उसने इस क्राउन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमें नहीं बनना तुम लोगों का राजा, इस तरह की। जब उसने ऐसा कर दिया तो नेशनल असेंबली ने सारी पावर अपने हाथ में, ठीक है मत बनो तुम, कोई हेड नहीं, मत बनो मोनार्क, कोई बात नहीं है, नेशनल असेंबली ने सारी पावर ले ली। अब ये कहा जाता है कि वेन पावर सबको एक जगह हाथ में आ जाती है, तो पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अब यूरोप के, जर्मनी के अंदर एक नेशनल असेंबली थी जो पूरी पावरफुल हो चुकी थी, लेकिन वो पावरफुल नेशनल असेंबली अपने वर्कर्स की डिमांड को ज्यादा इग्नोर कर रही थी। ऐसे में क्या हुआ, जब वर्कर्स की डिमांड को इग्नोर किया जा रहा है, तो मिलिट्री ने एक्शन ले लिया, मिलिट्री एंटर करती है और यहां पर पूरी नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर देती है। तो यहां पर देखो पावर स्ट्रगल जो है लगातार चलती जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, इस तरह से लोग बैठते थे यहाँ पर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे, ये एक एलिगोरी है, ये एलिगोरी इज लाइक कि मतलब दिस इज नो रियल पिक्चर, कोई ऐसा आदमी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक बस समझ लो आप कि एक इमेजिनेटिव कोई लेडी है, कुछ नाम रख दिया गया इसका, जर्मेनिया उसको बोला गया, जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे भारत की बात करेंगे तो हमारी भारत माता की पेंटिंग बड़ी फेमस पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग से हम समझ सकते हैं कि हाँ भारत की बातें हो रही है। वैसे आप कभी इसको देख लोगे तो आप कह सकते हो हाँ भाई ये जर्मनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जर्मेनिया उसको बोलते हैं। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ऐसे लगी हुई थी, महिलाओं को एक तरफ बैठने की इजाजत थी लेकिन बोल नहीं सकती थी, है ना, वो सुन सकती थी, वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, जबकि महिलाओं ने बहुत सारा रोल प्ले किया था इस रेवोल्यूशन के अंदर, है ना। बहुत सारे उन्होंने कमेटीज बनाए थे, बहुत सारे अखबार लिखे थे, बहुत सारी चीजें करी थी, लेकिन फिर भी उनको पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ जो है यहाँ पर एक क्या किया, बैठ के चुपचाप सुनने की बोल दिया गया कि चुपचाप सुनो यहाँ पर। इस तरह की चीजें यहाँ पर जो है वो हो रही थी। तो वुमेन ने बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स यहाँ ज्वाइन करी, बहुत सारे पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस किए, बहुत सारे अखबार रखे, बट स्टिल दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर इन द पार्लियामेंट, है ना। उनको सिर्फ ठेंगा मिला कि तुम बस बैठ के वहां देखो, कुछ नहीं कर सकते।
ना ये एक साइकिल थी सप्रेशन और रिवोल्ट की चलती जा रही थी। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं इतने टाइम से कि भाई सप्रेशन और रिवोल्ट हो रहा है ना। जहां पर कहीं रिवोल्ट हुआ तो कंजर्वेटिव उसको सप्रेस कर देते थे, फिर कहीं और रिवोल्ट हुआ कंजर्वेटिव फिर सप्रेस कर देते थे। तो कंजर्वेटिव को भी लगा यार ये कब तक चलेगा, है ना, ये कहीं तो एक टाइम के बाद आएगा ऐसा कि ये खत्म होने लग जाएगा। मतलब एक टाइम आएगा जब हम कब तक सप्रेस करेंगे, ये लोग और पावरफुल होते चले जाएंगे। ये रिवोल्ट हो रहा है हम सप्रेस कर रहे हैं, रिवोल्ट हो रहा है सप्रेस कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ऐसा ना हो तख्ता पलट हो जाए, तो एक काम करते हैं कि ये कुछ डिमांड्स जो थी ना, ये जो मिडिल क्लास की थी, लिबरल क्लास की थी, इनकी कुछ डिमांड्स को मान लिया गया। चलो ठीक है, तुम्हारी डिमांड्स को मान लेते हैं। इससे क्या होगा कि कंजर्वेटिव्स को लगा इससे हम अपनी गद्दी बचा सकते हैं। अगर हम उनकी एक बात भी नहीं मानेंगे तो तख्ता पलट हो ही जाएगा कभी ना कभी, लेकिन अगर उनकी बात मानने लग जाएंगे, थोड़ी डिमांड उनकी सुनने लग जाएंगे, तो शायद वो लोग तख्ता पलट हमारा नहीं करेंगे, इस उम्मीद में कि हाँ भाई सुन तो रहे थोड़ी बहुत बातें हमारी। तो conservatives thought that this might become a bigger problem someday, so they themselves started promoting national sentiments। तो खुद नेशनल सेंटिमेंट यहां पर प्रमोट करने लगे। अब यहां पर आता है जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी बड़े ब्रीफ में यहां पर दे रखी है कि जर्मन को यूनिफाई, आप देखो जर्मनी वही कंट्री है एक टाइम पे आप देखोगे जो क्या कर रहा है, जहां पर नेशनल असेंबली की बात हो गई है ना, ये वही कंट्री है। तो बेसिकली द इनिशिएटिव ऑफ द लिबरल्स टू यूनाइट जर्मनी इन 1848 वाज क्रश्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री। याद आ रहा है, अभी मैंने पढ़ाया आपको कि जो यहाँ पर मिडिल क्लास था वो यहाँ क्या कर रहा है, वो यूनाइट होता है 1848 में कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिबरल्स क्या करेंगे, हम जर्मनी को एक तरह से क्या करेंगे, यूनाइट वो करेंगे, जर्मनी को यूनाइट कर देंगे। लेकिन उसे क्रश कर दिया मोनार्की ने फिर से, मिलिट्री ने फिर से। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई जर्मनी, तो जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाती है, वो जाती है प्रशिया पे। अब देखो प्रशिया वही कंट्री है जो प्रैप कंट्री है, लेकिन प्रशिया जो है वो अब थोड़ी बहुत बातें मान रहा है, प्रैप कंट्रीज में आता है ना, लेकिन फिर भी बातें मान रहा है लिबरल्स की, क्योंकि अगर नहीं मानेगा तो शायद प्रशिया के अंदर तख्तापलट हो जाएगा। तो प्रशिया कुछ बातें मान रहा है, तो जर्मनी को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी किस पे गई, प्रशिया के ऊपर गई। यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसका नाम है बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क। वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर था, किसका, प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था। ठीक है, प्रशिया का राजा अलग है, वो फ्रेडरिक विलियम फोर है, ये चीफ मिनिस्टर है प्रशिया का, वो ऑटोमन बिस्मार्क। तो ऑटोमन बिस्मार्क को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम्हें जो है जर्मनी को यूनिफाई करोगे। और ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया, 3 लड़ाइयां लड़ी फॉर 7 ईयर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। अब देखो प्रशिया खुद लड़ रहा है ऑस्ट्रिया के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ लड़ रहा है। क्यों, क्योंकि जर्मनी को यूनिफाई करना है, क्योंकि प्रशिया खुद डर लग रहा है कि ऐसा ना हो हमारा तख्ता पलट हो जाए। So basically, Ottoman Bismarck fought 3 wars in span of 7 years against Austria, Denmark and France, in which Prussia was the winner. प्रशिया जीत जाता है। फाइनली 1871 में जनवरी में प्रशिया जो है, इसका प्रशिया का राजा विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर, उसको एम्परर बना दिया गया। और 1871 में आप देखोगे ताजपोशी होती है कहां पर, हॉल ऑफ मिरर्स में, जो कि इन पैलेस ऑफ वर्साइल। यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंस ऑफ जो जर्मन स्टेट था वो वहाँ इकट्ठा होते हैं हॉल ऑफ मिरर्स में, यानी कि जो भी और जर्मन स्टेट, एक्चुअली जो जर्मनी था वो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था। ये बात समझ लीजिए यहाँ पर क्यों हम जर्मनी को यूनिफाई क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली जर्मनी वाज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स थी वहां पर, उनको यूनिफाई करना था। तो उनको यूनिफाई करने में जब ये फाइनली होता है तो अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पर सारे जितने गवर्नर वो थे, जर्मन स्टेट्स के यहाँ पर प्रिंसेस थे, वो इकट्ठा होते हैं कहाँ पर, हॉल ऑफ मिरर्स में। कहाँ पर है ये, पैलेस ऑफ वर्साइल, टू प्रोक्लेम द जर्मन एम्परर, जर्मन एम्परर बन चुका है उसको प्रोक्लेम करने के लिए। इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। इटली की बात करेंगे अगर, तो इटली बेसिकली आप देखोगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये नॉर्थ इटली था, ये साउथ इटली था और ये सेंट्रल इटली है। नॉर्थ इटली जो है वो आपके ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर के अंडर था, यानी कि ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग अंपायर नॉर्थ इटली पे कब्जा किए हुए था। साउथ इटली पे आप देखोगे तो बुर्बन किंग ऑफ स्पेन जो थे वो यहाँ पर कब्जा किए थे, और जो सेंट्रल इटली है वहां पर पोप का रूल चल रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि आप समझोगे कि इटली भी आप देखोगे तो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, 7 स्टेट्स थी वहां पर, और सार्डिनिया पीडमॉन्ट जो है वो इनका सबसे बड़ा इटालियन प्रिंसली हाउस था। तो यहां पर कहानी कैसे शुरू होती है, आप देखोगे इट इज सिंपल कि इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स इन व्हिच वन रीजन कॉल्ड एज सार्डिनिया पिडमॉन्ट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। ठीक है, तो 7 स्टेट में डिवाइडेड था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ा था वो था सार्डिनिया पिडमॉन्ट। तो यहाँ पर 3 रीजन थे इटली के, मैंने बताया नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ, और अलग अलग लोगों के हाथ में थे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है ग्यूसेपी मैज़िनी, इसके बारे में मैंने आपको चर्चा करी थी, याद करिए। ग्यूसेपी मैज़िनी वो वही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी था। ग्यूसेपी मैज़िनी इनफैक्ट अभी थोड़ी पहले हमने देखा था कि वो क्या करता है, सीक्रेट सोसाइटीज बनाता है, याद करिए, बना रहा था। तो ग्यूसेपी मैज़िनी ने कोशिश करी थी, वो बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो ग्यूसेपी मैज़िनी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज लाइक यंग इटली एंड यंग यूरोप, लेकिन वो फेल कर गया टू मेक द इम्पैक्ट, क्योंकि हम देखते हैं अंडरग्राउंड सोसाइटीज थी, उनको क्रश कर दिया गया था। तो ग्यूसेपी मैज़िनी का जो यहाँ पर जो उसका कोशिश थी वो यहाँ फेल हो गई। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इटली को यूनिफाई करने की है वो किसको दी गई, वो दी गई गैरीबाल्डी को, वो दी गई यहाँ पर इटली के केम ऑन द किंग ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट। सार्डिनिया का पिडमॉन्ट था विक्टर इमैनुअल टू।
विक्टर इमानुएल टू को जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो तुम जो है इटली को यूनिफाई करोगे, ठीक है। सार्डिनिया पिनमॉन्ट समझ रहे हो, ये वन ऑफ द इटालियन प्रिंसली हाउसेज, वन ऑफ बिगेस्ट इटालियन प्रिंसली हाउसेज का ये आदमी है सार्डिनिया पिनमॉन्ट। तो बेसिकली इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी गई किंग ऑफ द सार्डिनिया पिनमॉन्ट, है ना, इमानुएल टू। इमानुएल टू ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी किसको, ये दे दी यहाँ पर किसको, कमांड चीफ मिनिस्टर कैवर। तो इमानुएल टू इज बेसिकली, विक्टर इमानुएल टू इज द किंग, राइट, वो राजा है किसका, वो राजा है यहाँ पर इस वक्त आप देखोगे सार्डिनिया पिडमॉन्ट का, और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी की इटली को यूनिफाई किया जाए वो किसको दिया, अपने चीफ मिनिस्टर कैवर को दे दिया। कैवर ने क्या किया, बड़ा टैक्टफुली यहाँ पर ऑस्ट्रिया को निकाल फेंक दिया, नॉर्थ एम्पायर। अब कैसे किया वो डिटेल्स की बात है, बाद में करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रिया को वहां से भगा दिया। साउथ के अंदर आप देखोगे वहां बुर्बन किंग ऑफ स्पेन लोग थे, तो उनको भी वहां पर क्या किया, विद द हेल्प ऑफ द लोकल्स उनको भी हटा दिया। मतलब यहाँ पर काउंट कैवर ने क्या किया, काउंट कैवर नाम था उसका, काउंट कैवर ने लोकल की मदद से क्या किया, जो स्पेन के राजा थे जो साउथ इटली पे कब्जा किए तो उनको भगा दिया, उनको पछाड़ दिया। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इटली जो है, जो कि ऑस्ट्रिया हाब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था, उनको भगा दिया। और जो पोप बीच में बचे थे, ऊपर वाला हिस्सा भी आ गया इटली के अंदर, नीचे वाला हिस्सा, बीच में पोप थे तो उनको सरेंडर करना पड़ा, वरना उनका चपट्टा हो जाता, ठीक है। इस तरह की बात हुई। तो गारिबाल्डी, अब साउथ में क्या हुआ, गारिबाल्डी टेकिंग द हेल्प ऑफ द लोकल्स वाज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द बुर्बन किंग ऑफ स्पेन। तो नॉर्थ में क्या हुआ, नॉर्थ में इमानुएल टू ने काउंट कैवर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। साउथ इटली यहाँ पर गैरिबाल्डी के थ्रू आजाद होता है, ठीक है। और सेंट्रल पार्ट ऑल्सो केम अंडर इटली एज पोप सरेंडर, पोप सरेंडर कर देते। इस तरह से आप देखोगे तीनों जो इटली के पार्ट्स थे वो यहाँ पर क्या होता है, यूनिफाई हो जाते हैं। तो 1861 में विक्टर इमानुएल टू, जो कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा था, है ना, वाज प्रोक्लेम्ड एज द इटालियन किंग। उसको यहाँ पर इटालियन किंग जो है यहाँ पर बना दिया। तो आप देखोगे इस तरह से इटली का क्या हुआ, इटली का यूनिफिकेशन यहाँ पर जो है वो हो गया, क्लियर। अब एक स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी है। क्या हुआ यहाँ पर ब्रिटेन के केस में, क्या हुआ, देखिए ब्रिटेन यहाँ पर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि भाई नेशनल नेशन स्टेट यहाँ नहीं था। ब्रिटेन वाज नॉट अ नेशन स्टेट प्रायर टू 18th सेंचुरी, नहीं था ये, है ना। 18th सेंचुरी से पहले आप देखोगे जो ब्रिटेन कोई नेशन स्टेट नहीं था, वहां पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, जैसे इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे, अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग थे। अब हुआ क्या कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, फाइनली आप देखोगे मोनार्की से पावर सीज कर ली, यानी कि मोनार्की की जो पावर थी ब्रिटेन के अंदर वो सीज हो गई 1688 में। 1688 में पार्लियामेंट, मतलब मोनार्की टोटली ब्रिटेन में खत्म हो गई, वहां की पार्लियामेंट ने उनकी पावर सीज कर ली। और इसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1807 का एक्ट, 1707 का एक्ट। इस 1707 के एक्ट से क्या हुआ, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ये साइन हुआ, और इस एक्ट के थ्रू स्कॉटलैंड को क्या किया गया, इंग्लैंड के अंदर शामिल कर लिया गया, ठीक है। आउटकम वॉज फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहां से अभी क्या था, अभी तक यहां पर ये था आपका इंग्लिश, ब्रिटेन आपका इंग्लैंड था। अब वो क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया किसका, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल गया, तो ये ग्रेट ब्रिटेन यहां पर बन जाता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। तो इस तरह से स्कॉटलैंड जो है इंग्लैंड का हिस्सा बन गया। ऐसे ही आप देखोगे अब इंग्लैंड ने क्या किया, अपने इन्फ्लुएंस को इंपोज कर दिया स्कॉटलैंड पे। आउटकम ये था कि भाई ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ हो रही है ना, सप्रेशन ऑफ स्कॉटलैंड कल्चर, स्कॉटलैंड कल्चर जो है सप्रेस हो रहा है, ब्रिटिश की आइडेंटिटी का ग्रोथ हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि इंग्लैंड क्या कर रहा है, वो अपनी चीजों को थोप रहा है, स्कॉटलैंड के ऊपर थोप रहा है। आप देख रहे हो कैसे यहाँ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब ऐसा कहा कि भाई स्कॉटलैंड वालों की कल्चर को आप सप्रेस करोगे, तो पीपल ने इसको कहा भाई हम तो नहीं करेंगे, मतलब पीपल को मना कर दिया गया कि आप गेलिक लैंग्वेज नहीं बोलोगे, जो कि वहां की लैंग्वेज थी। लोगों को मना किया गया आप नेशनल ड्रेस नहीं पहनोगे। ये लोग, ये इस तरह की चीजें लगा दी गई ब्रिटेन के ऊपर। ब्रिटेन ऐसा नहीं, ब्रिटेन ने कहा कि ये स्कॉटलैंड के लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, तो स्कॉटलैंड को ब्रिटेन के साथ यहाँ पर मिला लिया गया था। ऐसे ही आप देखोगे आयरलैंड की स्टोरी है। आयरलैंड की सोसाइटी में दो प्रकार के लोग थे, कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट्स थे। अब जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको ब्रिटेन का सपोर्ट था, तो बेसिकली क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट ने यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया और उन्होंने कैथोलिक्स को हरा दिया, तो एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर कैथोलिक्स। तो प्रोटेस्टेंट्स ने कैथोलिक्स के ऊपर डोमिनेंस बना दिया, क्यों, क्योंकि उनके पास ब्रिटेन का सपोर्ट था। आउटकम क्या हुआ, कैथोलिक्स ने रिवोल्ट कर दिया। कैसे कैसे होगा, तुमने यहाँ पर हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी, कैथोलिक कर हमने क्या किया था भाई, तो कैथोलिक्स का रिवोल्ट हो गया। इस रिवोल्ट को वुल्फ टोन नाम के व्यक्ति ने लीड किया था, लेकिन उसके भी यहाँ पर एफर्ट्स को सप्रेस कर दिया गया, और इस तरह से आयरलैंड जो है वो यहाँ यूनाइटेड किंगडम में 1801 में इनकॉर्पोरेट हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे जर्मनी है वहां लड़ाइयां हुई, है ना, आप देखोगे आयरलैंड, इटली है वहां भी लड़ाइयां हुई, है ना। बट ब्रिटेन के केस में आप देखोगे जब ब्रिटेन बना तो कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, कोई लड़ाइयां नहीं हुई। स्कॉटलैंड भी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बन गया, है ना। आयरलैंड भी आप देखोगे इस प्रकार से यहाँ पर छोटा सा रिवोल्ट होता है वुल्फ टोन का, लेकिन इटली वहां पर आयरलैंड भी गिव अप कर देता है और वो भी ब्रिटेन के अंदर जुड़ जाता है, तो आयरलैंड बन गया। आज आप देखते हो ना, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर कैसे बनी है वो समझ में आ रहा है कि कैसे नेशंस बन रहे हैं। अब जब यहाँ पर ब्रिटेन, नया ब्रिटेन बन गया, तो उस ब्रिटेन ने अपने कुछ नए सिंबल्स को अडॉप्ट किया, जैसे कि एक ब्लैक फ्लैग था, है ना, जिसको यूनियन जैक बोलते थे, उसको अडॉप्ट किया, यानी कि नया एक ब्लैक फ्लैग आ गया। एक नेशनल एंथम नया बना दिया, गॉड सेवर नोबल किंग्स, ये यहाँ पर एक नेशनल एंथम बन गया यहाँ पर,
किसका, नए इस ब्रिटेन का, एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया कि ये लैंग्वेज जो है पूरी कंट्री में यहाँ पर बोली जाएगी। सो अब आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन का सिंपल मतलब क्या है कि हम नेशन को किसी एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से रिप्रेजेंट करें, इसको बोलते हैं एलिगोरी। तो एलिगोरी क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, समझिएगा इस बात को, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, रियल में कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, एक आइडिया है। हमने एक फीमेल फिगर को लिया, फीमेल फिगर मतलब कि कोई महिला को हमने अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया कि ऐसा कुछ महिला दिखती होगी। एक्चुअली कोई ऐसी महिला एग्जिस्ट नहीं कर रही है रियलिटी में, बट हमने फीमेल फिगर लिया, है ना, एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, एंड उसको हम कंट्री की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे जर्मनी को जर्मेनिया से रिप्रेजेंट किया गया, है ना, फ्रांस को मैरियाने से रिप्रेजेंट किया गया, ब्रिटेन को ब्रिटानिया से रिप्रेजेंट किया गया। ये सब एलिगोरीज थी, दे वर नॉट रियली एग्जिस्टिंग, बट ये खाली ऐसा इमेज बनाया गया कि हाँ भाई ठीक है इनको ले लिया गया। ऐसे फंड, जैसे आप देखोगे यहाँ पर जस्टिस, लिबर्टी, है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिबर्टी अब जस्टिस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एलिगोरी, एक तराजू लेके एक ऐसे महिला खड़ी रहती है। अब कौन महिला है, क्या रियली एग्जिस्ट करती थी, नहीं करती थी, तो एलिगोरी है उसका, वो कैसे एक तराजू लेके खड़ी, इसका मतलब जस्टिस की बात हो रही है ना, ये चीज है यहाँ पर, इस तरह को एलिगोरी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। तो कुछ इस प्रकार से आप देखिए जर्मेनिया दिखती थी, कुछ इस प्रकार से मरियाने दिखती थी। अब ये कोई रियल लेडी नहीं है, बट ये दिमाग में चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें, ब्रोकन चेन्स है। ब्रोकन चेन का मतलब क्या है, टूटी हुई चेन्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रीडम, बीइंग फ्रीड। तो ये क्या है, ये एलिगोरी है, एलिगोरी है कि भाई एक सिंबल है ना, सिंबॉलिक चीज हो गई। जैसे आप देखोगे ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, अब यहाँ पर जर्मेनिया के यहाँ पर आप देखोगे ब्रेस्ट प्लेट, यहाँ पर एक प्लेट लगी है जो कि ईगल बना हुआ है। क्या शो कर रहा है, ये सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, ये जर्मनी की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है ना। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, आप देखो सर पे एक ओक लीव्स यहाँ पर है, क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भाई हीरोइज्म को। स्वार्ड है हाथ में, क्या शो कर रहा है कि हम लड़ने को तैयार है हमेशा। स्वार्ड पे कुछ यहाँ पर पत्तियां लगी हुई है, क्या शो कर रहा है कि हम पीस भी कर सकते हैं। नीचे से आप देखो सनरेज निकल रही है, इसका मतलब क्या है कि एक नया सवेरा हो रहा है, एक नया एरा की स्टार्टिंग हो रही है, एक नया नॉलेज यहाँ पर आएगा, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा हो रहा है ना। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर आपको दिख रहा है, जो कि वो ट्राई कलर था जो 1848 के रेवोल्यूशन में इसको यूज किया गया था। देखो लिखा है फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स। बाद में इसको फ्लैग को बैन कर दिया गया था। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिक चीजें हैं, ये सिंबल्स हैं जो कुछ कुछ बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जर्मेनिया है, इस तरह के यहाँ पर चीजें रहती है ना। इसको मैं यहाँ पर हटा भी सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज ये नहीं। नाउ इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म की बात आती है, दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है इंपीरियलिज्म नेशनलिज्म में, अब ये क्या, व्हाट इज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब ये है कि आप अपने कंट्री से प्यार तो करते ही हैं, है ना। इट्स लाइक आई एम लविंग माय कंट्री, लेकिन मैं अपने कंट्री से प्यार करते करते दूसरे कंट्री को कैप्चर कर लूं, उसे भी कैप्चर कर लिया, उसे भी कैप्चर कर लिया, है ना। अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है, दूसरे गर्लफ्रेंड, हाँ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो बेसिकली यह हो जाता है इंपीरियलिज्म। तो यहाँ पर क्या होता है इंपीरियलिज्म, लाइक ब्रिटेन तो बन गया, ठीक है, अब ब्रिटेन भारत पे कब्जा करने आगे आ गया। तो जब ब्रिटेन हमारे पे कब्जा करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी कहते हैं उनकी, है ना। इंपीरियलिज्म का शिकार हो गए थे हम कॉलोनी बना लिए गए थे। तो जो यहाँ ब्रिटेन ने किया हमारे साथ वो क्या था, इंपीरियलिज्म था, है ना। वो अपना तो आजाद हो गए, फिर वो अपने कंट्री को आजाद कर लिया, अब अपने कंट्री से प्यार करते हैं तो अपने कंट्री को बड़ा करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसका, दूसरे कंट्री कब्जा कर रहे हैं, वो इंपीरियलिज्म। तो दैट इज व्हाट इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म इज लव टुवर्ड्स ओन नेशन। इंपीरियलिज्म मतलब अपने कंट्री से प्यार तो कर ही रहे हो, लेकिन उसको एक्सपेंशन के नाम पे आप दूसरे कंट्री पे कब्जा करने लग गए। तो यहाँ पर हुआ यही कि आप देखोगे ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, दिस इज द एरिया ऑफ बाल्कन, है ना। बाल्कन कंट्रीज यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बाल्कन कंट्रीज बहुत ही रिसोर्सफुल एरिया होता था। ये बाल्कन कंट्रीज बड़े ही कहते हैं रिसोर्सफुल थे। आप देखो बहुत सारे कंट्री हैं, मैसेडोनिया, अल्बानिया, है ना, देन आपका यहाँ पर मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, है ना, स्लोवेनिया, हंगरी, ये सारे क्या है, बाल्कन कंट्रीज हैं, ठीक है। और ये बाल्कन कंट्रीज जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये बहुत ही रिसोर्सफुल एरियाज थे, ये बहुत ही रिसोर्सफुल कंट्रीज थे। तो ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर जो बन गए हैं, जैसे आप देख रहे हो, है ना, ये कंट्री आप देखोगे दैट इज जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, इटली, ये जो कंट्रीज बन चुके हैं, जहां जहां रिवॉल्यूशन हो गया है, तो ये कंट्रीज तो फॉर्म हो गए, नेशनलिज्म की भावना वहां पर आ गई है, सब कुछ है। लेकिन अब ये कंट्रीज अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं। तो अब इन सबकी नजरें पड़ी बाल्कन के ऊपर। बाल्कन एक बहुत ही रिसोर्सफुल एरिया था, जिसके पास बाल्कन की चाबी होगी उसका काम हो जाएगा। लेकिन बात यह थी कि बाल्कन जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ऑटोमन एम्पायर वही जिसके अंडर ग्रीस था, और ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर है। तो वही ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था बाल्कन्स पे। लेकिन जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर वो होने लगा, खत्म होने लगा, है ना, एक तरह से ब्रेकअप हो गया बाल्कन का और ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया बाल्कन से, तो फिर से बाल्कन क्या हो गया, सिंगल हो गया। अब बाल्कन सिंगल, रेडी टू मिंगल। बात यह है कि भाई जर्मनी, ब्रिटेन सब खड़े हुए हैं, है ना, मुस्टंडे खड़े हुए हैं सारे, है ना, ये बागा बिल्ले खड़े हुए हैं, ये बड़ी खूबसूरत है बाल्कन तो भैया, है ना, हम इससे शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, हमारी गर्लफ्रेंड होगी, हमारी गर्लफ्रेंड होगी। इनसे तो ब्रेकअप हो चुका है, ऑटोमन से ब्रेकअप हो गया, है ना, इक्वल से क्रॉस लगा दिया मैंने, ये ब्रेकअप हो गया है। जब ब्रेकअप सिंगल हो गई है तो फिर से एकदम वल्नरेबल है। हर आदमी चाहता है कि हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए, हम शादी कर लें इससे।
तो इस बाल्कन की वजह से, जहां पर बहुत रिसोर्स मिलता है, बड़ा खूबसूरत थी बाल्कन, समझ रहे हो, ऐसे सोच लो, मैडम बड़ी खूबसूरत थी, उसके लिए 4 लोग लड़के लड़ रहे हैं, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। तो बेसिकली बाल्कन का जो रिसोर्सेज था, इतने इतने ज्यादा महत्वपूर्ण रिसोर्सेज थे वो, कि ये चारों कंट्री इसके लिए फाइट करते हैं। दिस वॉज द वर्ल्ड वॉर 1। यहां से क्या होता है, ये वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है, ठीक है। और यहीं से इंपीरियलिज्म की शुरुआत होती है कि ये कंट्रीज अब दूसरे कंट्रीज को कैप्चर करना शुरू करते हैं, है ना। इसमें आप देखोगे ब्रिटेन जो है वो भारत पे कब्जा करना शुरू करता है ना। और ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हुए हैं इसको। तो यहां पर हम लोग जो है नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करना शुरू करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। आई होप इतनी बात जो है वो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई। देखिए, जो एजेंडा है इस एनसीईआरटीज का, वो ये नहीं है कि आपको सब चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है, वो तो होंगी। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि क्या हो रहा था, कैसे चल रहा था। क्योंकि एनसीईआरटी, देखो, सवाल तो आप कहोगे, सवाल सीधे सीधे क्या एनसीईआरटी पढ़ के निकाल लेंगे एग्जाम? तो सीधे निकाल, एनसीईआरटी पढ़ के निकाल तो सकते नहीं, क्योंकि मेंस के अंदर डेफिनेटली। तो एनसीईआरटी वो चीजें से आइडिएशन डेवलप हो रहा है। देखो कितना अच्छा आइडिया डेवलप हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई कैसे। बाल्कन कंट्रीज थे, बाल्कन कंट्रीज में बड़ा रिसोर्स था। अब ये कंट्रीज बने कैसे? अब कंट्री के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ चुकी है। नेशनलिज्म की भावना है तो बेसिकली ये कंट्रीज अब एक्सपैंड करना चाहते हैं, और इसलिए बाल्कन अटैक की है। ये बाल्कन अटैक करना है तो क्या हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर शुरुआत होगी। सो दिस इज द एंटायर चैप्टर जो आपका क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का हो जाता है। अब हमारा अगला चैप्टर है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। उसकी बात आइए हम लोग यहाँ पर करना शुरू करते हैं, है ना। तो बेसिकली जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ, है ना, फॉर्मेशन हो गया नेशन स्टेट्स का, यानी नई आइडेंटिटी फॉर्म हो गई, कंट्रीज के नए नए सिंबल्स आ गए, ब्रिटेन का अलग, जर्मनी का अलग, इटली का अलग, है ना, नए नए आइकन्स बन गए, हर कंट्री अपना अलग तरीके से पहचाना जा रहा है। तो सवाल यही है कि भाई जब सब चीजें ऐसी थी तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ये दूसरे कंट्री तक कैसे पहुंची? जैसे इंडिया के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे है, जैसे फ्रांस के अंदर कुछ हुआ तो उसकी चिंगारी जो है हमने देखा और कंट्री से फैली यूरोप के, हाँ ठीक है। अब बात ये आई कि भाई जब ब्रिटेन हमारे यहाँ पहुंच गया, ब्रिटेन ने हमें कॉलोनाइज किया, तो हमारे यहाँ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई, यानी कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हुआ। ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हमारे अंदर आएगी तभी तो हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ पाएंगे। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस के अंदर ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आ गई। इसका हम लोग जो डिस्कशन है इस पूरे चैप्टर में यहाँ पर करने जा रहे हैं, राइट। तो आइए जरा यहां से शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो यहां से और हम देखेंगे कि ब्रिटिशर जब हमारे इंडिया में आते हैं तो इंडिया के ऊपर वो इंडिया को अपना कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी का मतलब ये होता है कि भाई अंग्रेज जो है वो एक तरीके से हमारे ऊपर आके राज किए, और जो भारत में लॉज चलेंगे वो उन्हीं की कंट्री के लॉज चलेंगे। तो कॉलोनी कैसी होती है, मतलब जैसे कंट्री ब्रिटेन वाली है, ब्रिटेन कंट्री है, ठीक है, लेकिन भारत को उन्होंने अपने कॉलोनी बना लिया। जैसे कॉलोनीज होती है, लोग रहते हैं, तो कह दिया कि हमारी कॉलोनी है वो। तो जब उनकी कॉलोनी है तो इसका मतलब लॉज भी वहीं के लागू होंगे। तो एक तरह से क्या है कि ब्रिटिश के लॉज हमारे ऊपर लागू होना शुरू हो गए थे, ठीक है। ब्रिटिश जो लॉज बना रहे थे एक तरह से वो वही लॉज उनके चल रहे थे, एक कॉलोनी हो गया। तो एक तरह से ब्रिटिश के लॉज, इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूंगा ब्रिटिश के लॉज लागू होना शुरू हो गए थे, इनफैक्ट आई वुड से कि जो ब्रिटिश के लोग थे वो अपने तरह से इंडिया को चला रहे थे, जैसे वो उन्हीं का घर है वो, है ना। कॉलोनी का मतलब ये हो गया हमारा ही घर है वो एक तरीके से। तो अंग्रेज अपने हिसाब से चीजों को चला रहे थे। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कॉलोनियलिज्म, राइट, कॉलोनियलिज्म। और इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई ये इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज जो है उन्होंने फॉलो करना शुरू करी, इंपीरियलिज्म फॉलो करना शुरू किया, यानी कि दूसरे कंट्री को कैप्चर किया, उस पर अपनी पॉलिसीज थोपी, उसको इंपीरियलिज्म कहते हैं, राइट। तो इसकी वजह से लोगों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, सप्रेशन, ऑपरेशन ये सब स्टार्ट होता है, और इसीलिए लोग जो है इसके खिलाफ यूनाइट होते हैं। और इसके खिलाफ जब लोग यूनाइट होंगे तो जब भारत के लोग इस कॉलोनियलिस्टिक चीजों के खिलाफ, इस इंपीरियलिस्टिक चीजों के खिलाफ लड़ेंगे, तो इसी को हम लोग एंटी कॉलोनियलिज्म या इसी को हम लोग एंटी इंपीरियलिज्म कहेंगे। एंड दिस इज नथिंग बट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो शुरुआत होती है यहाँ पर महात्मा गांधी जी से इस चैप्टर में। और महात्मा गांधी जी जो है वो यहाँ पर 2 बड़े मूवमेंट्स की शुरुआत करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और साथ ही साथ आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दोनों की चर्चा इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर करी हुई है। तो सवाल यह है यहाँ पर कि वर्ल्ड वॉर, हम भैया पास चलते जहां में चैप्टर छोड़ा था, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, हाँ। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई कि उसके इंप्लीकेशंस क्या हुए, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 कहां लड़ी गई, बाल्कन कंट्रीज के लिए, लेकिन ब्रिटेन हमारे ऊपर कॉलोनी बना चुका है साथ ही साथ, राइट। तो इंपैक्ट क्या पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन भी लड़ रहा था उस वर्ल्ड वॉर में, तो इंपैक्ट क्या पड़ा। पहला चीज तो ये है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस भारत के अंदर बहुत सारे हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इंग्लैंड लड़ रहा है उस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, ब्रिटेन लड़ रहा है उस वर्ल्ड वॉर 1 में, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे खर्चे उसके वॉर के लिए हो रहे होंगे।
तो उस वॉर को जो फाइनेंस करने के लिए भी यहाँ पर भारत से चीजें ली जा रही होंगी, है ना। तो भारत के अंदर ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा होगा, इकोनॉमिक जो तरीके हैं वो चेंज किए जा रहे होंगे। तो बहुत सारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस यहाँ पर किए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ गया था बिकॉज वॉर चल रही थी, एंड सिंस डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो अब इसको डिफेंस को, इस वॉर को फाइनेंस करने के लिए उनको पैसे चाहिए थे। और वो पैसे काहे के लिए चाहिए थे? उनको पैसे चाहिए थे वॉर के लिए, लोन लेने के लिए उनको पैसे चाहिए थे यहाँ पर, है ना। तो बेसिकली क्या किया गया, जब इतना एक्सपेंडिचर डिफेंस का बढ़ गया, फाइनेंस को यहाँ पर कंट्रोल, उसको बेसिकली करना था, कैसे खर्चा होगा इस लड़ाई के लिए, तो ब्रिटेन ने यहाँ पर क्या किया, वॉर लोन्स लिए। यहाँ पर क्या किया गया, कस्टम ड्यूटी को रेज कर दिया गया ताकि कोई भी अगर गुड्स भारत के अंदर एंटर किएगा उस पर ज्यादा पैसा लिया जाएगा। यहाँ पर इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बेसिकली अंग्रेजों ने अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करी कि हमारी इनकम यहां से बढ़ेगी, हमारे फाइनेंसेस बढ़ेंगे तो हम डिफेंस के एक्सपेंडिचर को यहां पर पूरा कर पाएंगे। देन आप देखोगे फूड शॉर्टेज हो गया। अब भाई वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है, जाहिर सी बात है जब वर्ल्ड वॉर 1 चलती है, अभी हमने देखा कि भाई किस प्रकार से अब यूएसए ईरान की लड़ाई चल रही थी तो ऑयल क्राइसिस हो गई, एलपीजी क्राइसिस हो गई। वैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे आप देखोगे तो फूड की शॉर्टेज हो गई थी, राइट। इस फूड की शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस जो है फूड के ऊपर चले गए। जैसे कि अभी ऑयल में हुआ कि ऑयल की शॉर्टेज हो गई, एलपीजी की शॉर्टेज हो गई, तो उसके प्राइसेस क्या होगा, इंडिया में बढ़ गए, राइट। और साथ ही साथ आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 में फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ। यहाँ पर ब्रिटेन जो है वो हमारे लोगों को फोर्सली रिक्रूट कर रहा था उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो ये इंप्लीकेशंस थे वर्ल्ड वॉर 1 के जो वहां पर बाल्कन्स के लिए चल रहे थे। नाउ 1918 के साथ ही साथ आप देखोगे 1918 और 1919 के टाइम पे जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही है और 1920 से 1921 इस पीरियड में आप देखोगे क्रॉप का फेलियर हो गया। क्रॉप फेल होने की वजह से क्या हो गया, फेमिन आ गया। और साथ ही साथ आप देखोगे कि एक बीमारी है, एपिडेमिक था, एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी फैल जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का लॉस ऑफ लाइफ हुआ। तो एक तो प्रॉब्लम चली रही थी कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है, वर्ल्ड वॉर 1 के बहुत सारे नुकसान हुए, खर्चे बहुत हो गए, इकोनॉमिक लॉसेस बहुत हुए, साथ ही साथ लोगों की डेथ हो रही है, क्रॉप फेलियर भी हो गया, फेमिन भी हो गया, भुखमरी है, लोगों का खाने को अनाज नहीं है। ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होती चली गई, है ना। लोगों की यहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ होता चला गया। इस सिनारियो में यहाँ पर महात्मा गांधी की बात करेंगे तो इस बैकड्रॉप में पहले महात्मा गांधी एंटर करेंगे इंडिया में, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि उनका आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था। तो आप देखो कि महात्मा गांधी वॉज इन साउथ अफ्रीका, है ना। और भारत में जब लौटते हैं तो बेसिकली साउथ अफ्रीका में वो जो है ऑलरेडी एक फाइट कर रहे होते हैं, रेसिस्ट फाइट लड़ रहे होते हैं, है ना। यानी कि ब्लैक्स एंड व्हाइट्स की लड़ाई उनकी चल रही होती है ना। और वहां पर उन्होंने इस चीज को लड़ने के लिए एक बड़ा ही नोवल तरीका अपनाया था जिसको बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है, 2 वर्ड से बना है, सत्याग्रह, यानी कि बेसिकली ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ सत्य दैट इज ट्रुथ एंड अहिंसा दैट इज नॉन वायलेंस। ये सिस्टम, ये तरीका जो है गांधी जी ने जो है वो अफ्रीका में चलाया था, ठीक है। अफ्रीका में सिस्टम को यहाँ चलाया सत्याग्रह को। जब वो भारत आए तो उनके यहाँ पर पहले 3 रीजनल सत्याग्रह हुए। गांधी जी भारत में आते ही ऐसा नहीं हुआ कि कूद पड़े और वो यहाँ पर जो है वो उन्होंने अपना शुरू कर दिया सत्याग्रह का, मतलब एक तरह से उन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेसिकली जब वो भारत में आते हैं तो यू विल फाइंड कि पहले वो कुछ रीजनल जगहों पे जाते हैं और अपना वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो बेसिकली चंपारण में आपको पता है एपिसोड क्या था, वहां पर बिहार में ये जगह है, 1917 में उनको वहां बुलाया जाता है ना। तो बेसिकली आप देखोगे वो जाते हैं तो वहां पर क्यों, क्योंकि इंडिगो प्लांटर्स जो होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि आप इंडिगो प्लांटेशन करिए। और इंडिगो की जब खेती होती है तो उसके क्या होता है, फसल खराब हो जाती है बहुत जल्दी। और यहाँ पर लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो ही प्लांटेशन करते रहिए। और बड़ी बात यह कि सिंथेटिक इंडिगो भी आ चुका था, तो सिंथेटिक इंडिगो भी आ चुका है और ऑल्टरनेटिवली भारत के अंदर अगर इंडिगो प्लांटेशन चल रहा है तो वो इसकी क्वालिटी भी उतनी नहीं है। तो हमारे जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो अपना सामान बेच भी नहीं पाते थे, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। देन उसके बाद चंपारण सत्याग्रह बाद आप देखोगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है। देखिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या होता है कि अहमदाबाद में आप देखोगे तो वहां पर बेसिकली देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड एज अंबालाल साराभाई और उनकी यहाँ पर सिस्टर दैट इज अनुसुया साराभाई। तो बेसिकली शी कॉल्स अप गांधी जी कि भाई यहाँ पर एक इशू आ रहा है वर्कर्स और बेसिकली मिल ओनर्स के बीच में। इशू क्या था कि प्लेग फैल गया था अहमदाबाद में और जिसकी वजह से जो वर्कर्स थे वो बेसिकली निकल रहे थे, अहमदाबाद छोड़ के जा रहे थे। तो उनके मालिक ने, मिल ओनर के मालिक ने उनको रोकने के लिए उनकी कहा कि सैलरी आपकी बढ़ा देते। मान लीजिए सैलरी 100 रुपए थी तो उनकी सैलरी 175 रुपए कर दी। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जो नहीं गए, उनको लगा ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल मिल रहे हैं, रुक जाते हैं। बहुत सारे लोग रुक गए। लेकिन जब यहाँ प्लेग खत्म हो गया, जब बीमारी नॉर्मल खत्म हो गई तो वापस वर्कर्स वापस आ गए जो चले गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिल ओनर्स ने उनकी सैलरी रिड्यूस करके 120 रुपए कर दी, यानी 20% हाइक कर दिया। तो यहाँ पर वर्कर्स इससे नाखुश थे। वर्कर्स ने कहा ये कौन सी बात है, पहले 75%, अब यहाँ पर 20%, एटलीस्ट 50% तो करिए। तो कहना ठीक है भैया ऐसा करते हैं ना आपकी ना हमारी, है ना, 35% कर लेते हैं। तो 135 रुपए के आसपास जैसे हुआ तो उनकी सैलरी बन गई। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। दिस हैपेंड इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जहाँ गांधी जी ने इसको जो है रिजॉर्ट करवाया था।
इसके बाद आप देखोगे खेड़ा सत्याग्रह की बात होती है। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा बेसिकली यहाँ भी गांधी जी जाते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर भी क्या होता है कि भाई एक तरह से आप देखोगे तो सूखा पड़ गया है ना। तो टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा, खेड़ा के पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी जो है वो पहुंचते हैं और गांधी जी कहते हैं उन पीजेंट से कि आप लोग जो है रेवेन्यू पे मत करिए ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 रीजनल सत्याग्रह गांधी जी अपने करते हैं। गांधी जी का जो पहला पैन इंडिया मूवमेंट था, पैन इंडिया सत्याग्रह था, वो था उनका रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह बेसिकली आप देखोगे तो अंग्रेजों ने क्या 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 हो रहा था उस वक्त तक कि 1919 आते आते रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इतनी बढ़ गई थी कि जगह जगह बमबाजी और चीजें होने लगी थी। तो बेसिकली इसको रोकने के लिए क्या किया गया कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं रॉलेट, एक बिल लेके आ रहे थे उसको बोलते हैं रॉलेट बिल। तो इसको चूंकि सिडनी रॉलेट लेके आ रहे थे इसलिए इसका नाम जो है रॉलेट बिल रखा गया। बहुत सारे इंडियंस ने और गांधी जी ने इन सबका अपोज किया कि भाई इस तरह के बिल को मत पास करिए। लेकिन जब ये बिल पास हो गए तो उसको ब्लैक एक्ट कहा गया। क्या था ऐसा इस बिल में एक्चुअली? इस बिल में आप देखोगे तो क्या कहा गया कि देखिए कोई भी अगर यहाँ पर व्यक्ति है, अगर वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते पाया गया तो उसको हम जेल में डाल देंगे, इंप्रिजन कर देंगे विदाउट ट्रायल। उसका ट्रायल भी नहीं होगा, उससे पूछा भी नहीं जाएगा तुमने अगर ये जुर्म किया है कि नहीं किया, क्यों किया, तो उनको उसको बस जहाँ पर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो बेसिकली जो जो ब्रिटिशर्स थे वो इसकी लॉ को मिसयूज करते, है ना, किसी को पकड़ डाल देते जेल में, कह देते कि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहा था, क्योंकि भाई कानून ही ऐसा ही है कि हम पूछेंगे भी नहीं आपसे। तो बेसिकली अभी बिल पास हो गया तो उसके बाद इसको बोला जाता है रॉलेट एक्ट को नो अपील नो वकील नो दलील, है ना। नो अपील इज लाइक आपको अपील करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई आपको वकील नहीं मिलेगा आपकी बात रखने का, कोई दलील आपकी, कोई आर्ग्यूमेंट आपके नहीं सुने जाएंगे। तो ये इस तरह का बिल पास हुआ। तो भाई इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर सत्याग्रह कमेटी, यहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी कमेटीज बनाई गई थी, है ना, सत्याग्रह सभा बनाई गई थी गांधी जी के द्वारा बनी गई। और फिर 6 अप्रैल को यहाँ पर क्या हुआ, हड़ताल हो गया। 10 अप्रैल को आप देखोगे एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। गांधी जी वॉज नॉट बेसिकली अलाउड टू एंटर दिल्ली, गांधी जी को दिल्ली एंटर करने से मना कर दिया। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था और उसमें पुलिस की लाठीचार्ज होती है और लोकल लीडर जैसे सत्यपाल जो है सैफुद्दीन किचलू, है ना, डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड हेंस आप देखोगे कि इन सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ कि सिचुएशन बिगड़ रही थी, तो अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ इंपोज कर दिया था। अब 13 अप्रैल का दिन था और लोग वहां पर इकट्ठा थे। लोगों को पता ही नहीं था कि भाई यहाँ पर मार्शल लॉ लगा है, और पता भी था तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मार्शल लॉ होता क्या है, हमें आइडिया ही नहीं मार्शल लॉ क्या होता है। तो इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पर लोग जो इकट्ठा थे वो 2 रीजंस की वजह से इकट्ठा थे। एक, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, है ना, और दूसरा आप देखोगे तो वो यहाँ पर बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए आए थे। अब ऐसे में यहाँ पर क्या हुआ, जनरल डायर को पता चला कि लोग यहाँ पर इकट्ठा है जनरल वाला बाग के अंदर, और जनरल डायर वहां पर आता है एंड देन ही ऑर्डर्स, और वो कहता है कि भाई गेट बंद कर दो। जलियांवाला बाग अगर आप गए होंगे तो उसका एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है, उस गेट की को बंद करा दिया गया। और फिर उसके बाद जनरल डायर ने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करने की बात कर दी कि भाई अंधाधुंध फायरिंग करो, लोगों को मारो। लोग भागते हैं, लोग कुएं में कूद जाते हैं। आज भी आप जाओगे दीवारों पे वहां पर अभी भी गोलियों का निशान है ना। वो कुआं जिसमें लोग कूदे उसको बंद कर दिया गया है, ऊपर जाल लगा दिया गया है ना, इस तरह की चीजें हैं। तो वहां पर वो भी लिखा है कि हाँ कहाँ से फायरिंग हो रही थी, कौन कौन से स्पॉट्स थे, लोग फायर किए जा रहे थे। तो ये एक बहुत ही यहाँ पर एक बड़ा इनफेमस इंसिडेंट है जलियांवाला बाग का मैसेकर, इसको हम लोग कहते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका इम्पैक्ट क्या था? इसका इम्पैक्ट ये था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड यहाँ पर छोड़ दिया, है ना, कह दिया कि हमें ये नाइटहुड तुमने दिया था, हम वापस करते हैं, ये टाइटल हम नहीं लेंगे, है ना। इस तरह की चीजें यहाँ पर हुई थी। अब आता है यहाँ पर खिलाफत इशू। ना व्हाट इज दिस खिलाफत इशू? देखो क्या हुआ था कि यहाँ पर ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने बेसिकली ये टर्क्स जो थे, ऑटोमन टर्क जो थे, उनके ऊपर एक तरह से अटैक हुआ था। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि भाई ऑटोमन टर्क डिक्लाइन कर चुके हैं। तो ऐसा कहा गया कि ट्रीटी जो थी ना, ट्रीटी बड़ी यहाँ पर साइन हुई, बड़ी हार्श ट्रीटी। तो ये रूमर्स ये फैले हुए थे कि बड़ी हार्श ट्रीटी थी, और ये ऑटोमन टर्क जो है बेसिकली मुस्लिम एम्पायर था। तो इनका जो खलीफा होता है, यानी कि जो मुसलमान के खलीफा होते हैं, बेसिकली द हेड, है ना, कैलिफेट सिस्टम जो शुरू हुआ। कैलिफेट सिस्टम क्या था कि एक्चुअली प्रॉफिट मोहम्मद बेसिकली आप देखोगे तो वो पहले यहाँ पर इस्लाम को स्प्रेड करते हैं, लेकिन जब उनकी यहाँ पर वफात डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद यू विल फाइंड कि एक कैलिफेट सिस्टम शुरू होता है ना, यानी कि एक तरह का सिस्टम जो रिलेटिव्स लोग यहाँ पर चलाएंगे, कैलिफेट सिस्टम। तो बेसिकली कैलिफेट सिस्टम में यू विल फाइंड कि जो खलीफा थे, है ना, उनके ऊपर ऐसा सुनने में आया कि हार्श ट्रीटी लगा दी गई है। जब उनके ऊपर हार्श ट्रीटी सुनने में आया तो भारत के अंदर जो मुसलमान थे वो नाराज हो गए कि भाई ऐसे क्यों किया। ये तो क्योंकि एक तरह से इट वाज लाइक कि ना, मुसलमान जो भारत का मुसलमान था उसे खराब लगा कि भाई ये क्या किया, है ना, आपने तो हमारे कैलिफेट के ऊपर यहाँ पर इस तरह से बातें बोल दी, इस्लामिक हेड है हमारा वो, और हमें खराब लग रहा है इस चीज को लेकर। तो हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ पर क्या हो गया, नाराज हो गया। नाउ दिस वाज हाई टाइम, इस्लाम मुसलमान जो है हिंदुस्तान का था नाराज था। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में 1919, और इसको यहाँ पर किसने बनाई, अली ब्रदर्स ने बनाया, दैट इज मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने यहाँ पर बनाया, और इसको बनाने के बाद गांधी जी को उसकी बागडोर संभालने को दे दिया कि आप इसको संभालिए, है ना, यहाँ से आप खिलाफत इशू को आगे ले जाइए। ना गांधी जी को अपॉर्चुनिटी दिखी कि मुसलमान तो भारत का वैसे भी यहाँ पर क्या है, नाराज चल रहा है अंग्रेजों से, तो अगर, और हिंदू तो वैसे भी है और मुसलमान हो गया है,
तो क्यों ना यहाँ पर हिंदू होता है ना कि भाई हिंदुओं का दुश्मन ब्रिटेन है और अब मुसलमान भी उससे नाराज हैं, तो बेसिकली दो लोगों के सेम दुश्मन है, तो वो दो लोग जो है वो यूनाइट हो जाते हैं उस दुश्मन से लड़ने के लिए। यहाँ पर भी यही हुआ और गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि कैसे हम लोग हिंदू और मुसलमान को यहाँ पर क्या करें, यूनाइट कर ले जाए, है ना। और यूनाइट कर ले जाएंगे तो फिर हम लोग क्या एक साथ आके लड़ेंगे। तो गांधी जी ने कैलकाटा सेशन में यहाँ पर जो है वो लीडर्स को कन्विंस करना शुरू किया कि काम करते हैं, नाउ इट इज हाई टाइम कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करें। इसकी बातचीत जो है वो शुरू हो गई थी, है ना, सितंबर के आसपास। और आप देखोगे कैलकाटा सेशन में, एंड आप देखोगे कि लाइक टिल दिसंबर 1920, मतलब सितंबर 1920 में इसकी बातचीत शुरू हो गई। गांधी जी कन्विंस कर रहे हैं लीडर्स को कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरुआत की जाए, एंड यू विल फाइंड दिसंबर 1920 आते आते यू विल फाइंड कि भाई यहाँ पर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बेसिकली 3 मुद्दों पर अडॉप्ट किया गया था। पहला था पंजाब इंजस्टिस, मतलब अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हुआ था उसका जस्टिस मांगने के लिए यहाँ पर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। दूसरा खिलाफत इशू, बेसिकली जो मुसलमानों का इशू था, उसके लिए भी यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। और तीसरा स्वराज। अब यहाँ पर आप देखोगे स्वराज इज लाइक सेल्फ रूल की बात यहाँ करने लगे। तो एक किताब है हिंद स्वराज, गांधी जी की किताब है, उसमें बताते हैं कि वाई एनसीएम, क्यों वो एनसीएम को लेके आए। वो कह रहे हैं कि भाई जब तक हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करेंगे, जब तक हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करेंगे तब तक ब्रिटिशर्स नहीं जाएंगे। तो अगर ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करना है तो हमें उनके साथ नॉन कॉपरेट करना पड़ेगा, है ना। यहां से जो है आप देखोगे तो नॉन कॉपरेशन की जो बात है वो आती है, हेंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कम्स इनटू पिक्चर। तो यहां पर अब आता है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब मूवमेंट में डिफरेंट स्टैंड्स, यानी कि जब गांधी जी ने कहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इसका लोगों ने अलग अलग जगह अलग मतलब निकाला। जैसे टाउन्स में क्या हो रहा था, है ना, जब गांधी जी ने कहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो टाउन्स में क्या हुआ। गांधी जी ने कहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो यहाँ पर कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ। गांधी जी ने कहा नॉन कॉपरेशन तो भाई प्लांटेशन में क्या हुआ, स्वराज इन प्लांटेशन, वहां क्या हुआ। इनको आगे यहाँ पर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले यहाँ पर मूवमेंट इन टाउन्स। तो जब गांधी जी ने बोला कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना है, तो आप देखोगे तो इसमें ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसमें यू विल फाइंड कि मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बड़ा एक्टिव हुआ, है ना। एक्टिवली यहाँ पर मिडिल क्लास जो है पार्टिसिपेट करता है। स्टूडेंट्स जो है उन्होंने स्कूलों को छोड़ दिया। अब स्टूडेंट चले गए हैं तो जाहिर सी बात है जो हेडमास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने भी स्कूल छोड़ दिया। यहाँ पर लॉयर्स ने, यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं उनको बाइकआउट किया, क्यों कोर्ट केस लड़ने वाले लोग नहीं बचे, है ना। और इस तरह से आप देखोगे सब लोगों ने यहाँ पर इलेक्शंस को बाइकआउट किया एक्सेप्ट वन पार्टी, यानी कि जो इलेक्शंस हो रहे थे तो सब लोगों ने बाइकआउट किया पूरे हिंदुस्तान ने, एक्सेप्ट वन, दैट इज द जस्टिस पार्टी, जो उसको बाइकआउट नहीं कर रही थी। ना इसके अलावा आप देखोगे इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने शुरू किया तो बेसिकली लोगों ने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना शुरू कर दिया, है ना। लिकर शॉप्स जो थी उनको पिकेट करना शुरू कर दिया, राइट। लिकर शॉप्स को एकदम वहां से जो दारू वारू है उसको चुराने लगे, क्योंकि लिकर बहुत बड़ा बिजनेस देती है, एक तरह से इनकम देती है, तो लिकर शॉप्स पिकेट होने लगी, राइट। फॉरेन क्लॉथ को बंद कर दिया गया, फॉरेन ट्रेड इससे हाफ हो गया, राइट। और यहाँ पर ट्रेडर्स और मर्चेंट्स से वो फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर रहे थे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। बट लेकिन इसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लिमिटेशंस भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल जो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही ज्यादा कम था। हम कहते था मिडिल क्लास वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, लेकिन नंबर्स जो थे वो ज्यादा नहीं थे। यानी कि मिडिल क्लास जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन ज्यादा मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरी बात, यहाँ आप देखोगे नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे कंट्री में जो थे बहुत ही कम थे। हमने बोल तो दिया ठीक है, हमने अंग्रेजों के स्कूल को छोड़ दिया, टीचर्स ने भी स्कूल छोड़ दिया, लेकिन अगर उसका ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं था हमारे पास। हम स्कूल छोड़ रहे हैं अंग्रेजों के बनाए हुए, लेकिन हमारे पास खुद का स्कूल नहीं है। एक नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है हमारे, लेकिन बहुत ही कम है हमारे पास। तो स्टूडेंट के पास कोई और मौका, कोई और ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट कि वो वापस स्कूल पे लौट गए पढ़ाई करने के लिए। जब बच्चे लौट गए तो टीचर्स और हेडमास्टर वापस पहुंच गए, है ना। वकीलों को भी लगा क्या फायदा यार, अपनी आमदनी कम हो रही है, तो उन्होंने वापस से कोर्ट्स में काम करना शुरू कर दिया, है ना। और साथ ही साथ जो यहाँ पर फॉरेन क्लॉथ को बंद किया गया, फॉरेन क्लॉथ को जला दिया गया, फॉरेन क्लॉथ पे ट्रेड करना बंद कर दिया। आपने उसका अल्टरनेटिव क्या दिया? अल्टरनेटिव दिया था खादी, और खादी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। क्या ही कर लेते भाई, कितनी खादी एक्सपेंसिव चल रही है, तो लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, यहाँ ये लिमिटेशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। अब कंट्री साइड में क्या होना शुरू हुआ, देखिए कंट्री साइड की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आता है पहला क्या, एग्रेरियन राइट्स। तो कंट्री साइड में यानी ग्रामीण इलाकों में, गांव में आप देखोगे एग्रेरियन राइट्स हुए। गांव में आप देखोगे नाई धोबी बंद मूवमेंट शुरू हुआ। गांव में आप देखोगे अवध किसान सभा बनाई गई। गांव में आप देखोगे ट्राइबल्स ने अलग तरीके से स्वराज को इंप्लीमेंट किया। तो क्या हुआ यहाँ पर, आइए समझते हैं क्या करें। देखो सिंपल सी बात है, पहले तो यही समझा दूं, नाई धोबी बंद मूवमेंट का मतलब, नाई का मतलब क्या होता है बार्बर, धोबी का मतलब क्या होता है वॉशरमैन। तो बेसिकली इन दोनों ने अपनी सर्विसेज जो है वो अंग्रेजों को देना बंद कर दिया, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात मतलब तुम नाई नहीं है, बार्बर नहीं है, तुम्हारी दाढ़ियां निकल आएंगी, तुम्हें बाबा बन जाओगे एकदम, है ना। बाबा बन जाओगे तो समझ लो। धोबी है, गंदे कपड़े धुलेंगे नहीं तुम्हारे, गंदे गंदे मलिच लगोगे एकदम, समझ रहे हो ये चीज यहाँ। तो अवध किसान सभा शुरू हुई। अभी इसको जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करी थी, बाबा रामचंद्र ने शुरू करी थी, राइट। और ये लोग जगह जगह जा जाके लोगों के ग्रीवियंसेस को, लोगों की दिक्कतों को सुन रहे थे, अवध किसान सभा, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं कि इस एग्रीरियन राइट्स में यहाँ पर क्या हो रहा था। देखिए अगर हम एग्रीरियन राइट्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स थे, तालुकदार थे, इनकी जमीनें हैं,
है ना, लैंडलॉर्ड है, ताल्लुकदार है। अब ये बहुत ही हाई रेंट डिमांड कर रहे हैं, गांव के अंदर बहुत हाई रेंट डिमांड कर रहे हैं, इतना पैसा चाहिए हमको, इतना रेंट चाहिए, लेकिन पीजेंट्स जो हैं वो इतना दे ही नहीं पा रहे हैं, है ना। कोई पीजेंट्स के पास कोई राइट भी नहीं है ना। पीजेंट्स भाई लैंडलॉर्ड्स हैं, टीनेंट्स हैं, ठीक है, इनकी जमीनें हैं, और वो पीजेंट्स जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। पीजेंट्स काम भी करते हैं और वो उनसे रेंट भी लेते हैं। क्यों रेंट लेते हैं भाई? कि तुम्हारी जमीन पे काम कर रहे हो, हमारी जमीन तुम यूज कर रहे हो, इसलिए हमको रेंट दो, क्योंकि तुम जो भी उससे प्रोडक्शन करोगे तुम कमाई लोगे उससे। तो यहाँ पर पीजेंट से बहुत हाई रेंट डिमांड करते थे, और पीजेंट्स के पास तो कोई राइट भी नहीं था, कभी भी उनको नौकरी से निकाला जा सकता था, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है उनके पास, है ना, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना। बेगार चल रहा था, वर्क विदाउट पेमेंट चल रहा है ना, बिना वेजेस के आप देखोगे यहाँ पर बेगार हो रहा है, मतलब आपको काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर थी। तो एग्रीरियन राइट्स होते हैं, ये हुए लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार के खिलाफ, ठीक है। तो ये जो लोग थे जो हाई रेंट मांग रहे थे, इनके खिलाफ जो है यहाँ पर क्या हुआ, इनके खिलाफ यू विल फाइंड के राइट्स मतलब एक तरह से रिवोल्ट हो गया, पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने किया। और इस यहाँ पर पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स में बाबा रामचंद्र जो है वो इस एक सन्यासी थे, और वो यहाँ पर क्या है, एक इंडेंचर्ड लेबरर है, और वो क्या करते हैं, वो इस राइट को क्या करते हैं, राइट को लीड करते हैं, ठीक है। इंडेंचर्ड लेबरर बेसिकली ऐसे बहुत सारे लेबरर्स हैं, है ना, जो कि क्या होता है कि इंडेंचर्ड, जैसे आप सुना होगा कि बहुत सारे वर्कर्स थे, इंडियन वर्कर्स, जिनको अंग्रेज ले गए, है ना, और फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज के प्लांटेशन जाकर छोड़ दिया, है ना, ये प्रॉमिस करके कि तुमको वर्क देंगे, तुमको जॉब देंगे, तुम्हें फॉरेन कंट्री घूमने को मिलेगा, और वहां जाके इनको छोड़ दिया, वहां से वापस ही नहीं आ पाए फिर वो लोग। तो इन लोगों को अल्टीमेटली वहीं सेटल होना पड़ा, वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगियां शुरू कर दी। हाँ, लगता है बड़ा पेनफुल वाली बात है, उस जनरेशन को कितना खराब लगा होगा कि जहां से उनके लोग गए और कभी वापस ही नहीं आए। किसी का बेटा होगा, किसी का फादर होगा, किसी का हस्बैंड होगा, हाँ, लेकिन वापस ही नहीं आया, है ना। या फिर खाली बेटा भी गया होगा तो वहीं पर बस गया, उसकी माँ यहाँ इंतजार कर रही होगी तो वो बस गया, फिर उसने वहीं शादी कर ली, वहीं शादी करके उसकी वही लाइफ शुरू हो गई। आज इतना बड़ा इतिहास हो चुका है, हाँ। तो कोई कुछ वही नहीं, आज लोग रह रहे हैं बहुत सारे ऐसे, शिव नारायण चंद्र पॉल वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है, सुनील नारायण, ये सब क्या है, इंडेंचर्ड लेबरर्स की फैमिली के लोग ही हैं, है ना। वहीं से यहाँ पर यूपी कैसे पहुंचे वहां पर ये लोग, तो ये कहीं ना कहीं उसी के यहाँ पर पार्ट रहे होंगे। माइट भी ऐसा हो सकता है भाई, वैसे हाई चांसेस यही है कि इंडेंचर्ड लेबरर्स के पार्ट रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ चल रही थी अवध के एरिया में, ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ट्राइबल ने क्या इंटरप्रेट किया स्वराज के बारे में? अब गांधी जी ने कहा क्या स्वराज, गांधी जी ने स्वराज कहा तो भाई आंध्र प्रदेश के अराउंड एक गुडिम हिल्स है, गुडिम हिल्स में ट्राइबल्स रहते हैं, और ट्राइबल्स जो है जंगलों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज जंगलों के अंदर उनको फ्यूल वुड, उनको फ्रूट, उनको यहाँ पर कैटल को ग्रेज करने का मौका मिलता है ना, वहीं पर वो कैटल ग्रेजिंग करते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया जिसकी वजह से आप जंगलों में नहीं जा सकते, आप जंगलों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब ऐसा हुआ तो भाई अब जाहिर सी बात है कि इस तरह के लॉ से ना ही उन ट्राइबल्स का ये फ्यूल वुड छिना था, बल्कि उनके लाइवलीहुड छिन गया था। वो कमा नहीं सकते थे, है ना, वो खा भी नहीं सकते थे। इस वजह से देखो यहाँ पर क्या हुआ, ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया, और ये रिवोल्ट किसने किया? अलूरी सीताराम राजू इनको लीड करते हैं, है ना। नाउ ही इज बेसिकली द भक्त ऑफ गांधी जी, भक्त इन द सेंस कि ही इज वेरी गुड, मतलब लाइक वेरी बिग फैन ऑफ गांधी जी, है ना। और वो यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू जो है इन ट्राइबल्स को जो है लीड करते हैं, और ये यहाँ पर रिवोल्ट होता है ना। ये जो अंग्रेजों के खिलाफ जो कानून पास किया था, तो अलूरी सीताराम राजू जो है उनको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1929 में, है ना। क्यों? क्योंकि ये आप देखोगे ये एक तरह से क्या करते थे, ये लीड कर रहे हैं इस रिवोल्ट को, और मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर इज लाइक कि अब पहाड़ी इलाका है, हिल्स एरिया है ना, तो कहीं से भी घुस जाते हैं, कहीं से भी अटैक हो जाता है, छुप के अटैक हो जाता है, गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, ठीक है। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, छुप के अटैक कर देना, कहीं से आकर छुप के अटैक करके चले गए, धप्पा करके भाग गए, तो वो कहानी यहाँ पर होती है। तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1929 में। तो आप देख सकते हो कि टाउन्स में अलग मतलब निकाला गया स्वराज का, सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। गांधी जी ने कहा कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो टाउन्स में अलग मतलब निकाला गया। गांधी जी ने कहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो कंट्री साइड में अलग मतलब निकाला गया, है ना। गांधी जी ने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्वराज प्लांटेशन में अलग मतलब निकाला गया। इस तरह की चीजें यहाँ पर थी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे स्वराज एंड प्लांटेशन। अब ये मान लीजिए क्या था यहाँ पर, एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का। अब इसमें क्या बोला गया था, मान लीजिए कोई प्लांटेशन है, प्लांटेशन समझ रहे हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है, प्लांटेशन है, तो इसमें वर्कर काम कर रहे हैं। कानून ये बना दिया गया था कि कोई भी वर्कर जो है बिना पूछे, बिना परमिशन के इस प्लांटेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात ये ऐसे हुई, तो भैया जब ये ऐसी चीज हुई, गांधी जी ने कहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो लोगों ने समझा क्या करना है, लॉ को तोड़ना है। लोगों ने लॉ को तोड़ा, और वर्कर जो है इस प्लांटेशन को छोड़ के घर अपने निकलने लगे। जब अपने घर निकलने लगे तो उनको पकड़ लिया गया, है ना। जब उनको पकड़ लिया गया तो उनको पीटा गया, है ना। इस तरह की चीजें थी। तो भाई यहाँ पर स्वतंत्र भारत की जब स्लोगन दिया गया, लोगों को अपना ही मतलब निकाला लोगों ने, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वराज इन प्लांटेशंस में अलग मतलब निकाला। तो ये सब चीजें चल रही थी। और फिर उसके बाद आपको पता होगा कि चौरी चौरा का एक बड़ा इनफेमस इंसिडेंट होता है। और चौरी चौरा में क्या होता है कि वहां पर ये एक तरह का पुलिस थाना है ना, एक तरह का ये पुलिस थाना है गोरखपुर में आप देखोगे चौरी चौरा नाम का जगह होती है। तो वहां पर क्या होता है कि लोग जो है महंगाई से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हाँ, ब्रिटिशर्स आते हैं, उन पर लाठीचार्ज कर देते हैं, लोग गुस्सा जाते हैं,
हाँ, लोग गुस्सा आ जाते हैं तो वो जाते हैं पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, पुलिस वालों की डेथ हो जाती है। अब ये सारी चीजें, पुलिस वालों की डेथ हो गई, पुलिस थाने में आग लगा दिया, ये सब वायलेंस हो गया। और गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे, है ना, उनकी पॉलिसी है नॉन वायलेंस की, सत्य और अहिंसा की पॉलिसी है। लेकिन यहाँ पर नॉन वायलेंस हो गया, यहाँ पर लोगों की डेथ हो गई, और इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अभी हमारे लोग जो है वो ट्रेंड नहीं है अच्छे से, अभी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे वो, और इसीलिए क्या किया उन्होंने, यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया इस चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। होपफुली इतनी सी बात जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं गांधी जी। ना गांधी जी यहाँ पर क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। अब लोग पूछ रहे हैं गांधी जी से, बताओ क्या करना है भैया, आगे क्या करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो आपने विड्रॉ कर लिया, नाउ व्हाट टू डू अहेड, क्या करना है भाई बताओ थोड़ा सा आगे है। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है ऐसा है, यहाँ पर गांधी जी ने कि अब जो गांधी जी ने कहा कुछ नहीं करना है, जो कर रहा है वही करेंगे। तो जो लोग गांधी जी के साथ थे कि ठीक है जो अभी तरीका हमारा चल रहा है वही चलता रहेगा, उनको बोलते हैं नो चेंजर्स, यानी कि गांधी जी की पॉलिसी में कोई भी चेंज वो नहीं चाहते थे। लेकिन जो लोग कह रहे थे नहीं गांधी जी की पॉलिसी खराब हो चुकी है, गांधी जी का तरीका गलत हो चुका है ना, तो वो कहते थे चेंज करने की जरूरत है, उनको कहते थे प्रो चेंजर्स। क्या चेंज चाहते थे, वो चेंज ये चाहते थे गांधी जी जिससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब वो छोड़ना पड़ेगा हमको, और हमको पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने पड़ेंगे, यानी हमको प्रोविंशियल इलेक्शंस में यहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। और हम प्रोविंशियल इलेक्शंस जीतने के बाद हम पार्लियामेंट में बैठे, और हम पार्लियामेंट में बैठने के बाद उनकी पॉलिसीज को अपोज करें, दैट इज द वे आउट। तो यहाँ पर गांधी जी के फेवर में जो लोग थे उनको नो चेंजर्स कहते हैं, वो गांधी जी की पॉलिसी को अभी फॉलो करने को तैयार थे। और कुछ लोग थे जो गांधी जी से यहाँ पर अलग हो गए थे, दे वर द प्रो चेंजर्स, जो बदलाव यहाँ पर चाहते थे। ऐसे ही में आप देखोगे यहाँ पर निकल के आता है स्वराज पार्टी, जिसका गठन 1 जनवरी 1923 में होता है, जिसको चित्तरंजन दास और यहाँ पर मोतीलाल नेहरू गठित करते हैं, ठीक है। तो फंक्शनिंग अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी स्वराज पार्टी थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही क्या करती थी, ये फंक्शन करती थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की यहाँ पर चित्तरंजन दास की अनटाइमली डेथ हो जाती है। और अनटाइमली डेथ की वजह से, मतलब अनटाइमली मतलब कि डेथ हो गई उनकी, है ना, इससे पहले पार्टी अपने गोल्स को अचीव करती या उसके लिए काम शुरू करती, काम बढ़ाती आगे, उनकी डेथ हो गई। इसकी वजह से जो स्वराज पार्टी के गोल्स थे वो वही की वजह से धरे रह गए, एंड द पार्टी कुड नॉट लीव द बिग इंपैक्ट। साइमन कमीशन की बात आती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का। उस 1919 के एक्ट में जो बातें लिखी हुई थी, जो प्रोविजंस लिखे हुए थे, है ना, इसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, है ना, ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लासेस। तो वहां पर उसमें जो प्रोविजन थे उसमें ये भी एक था कि हम 10 साल के बाद इस एक्ट के फंक्शनिंग को रिव्यू करेंगे। तो अगर देखा जाए 1919 में एक्ट आया है तो 1929 में उसको रिव्यू होना चाहिए था। तो हुआ क्या कि भाई उससे पहले ही एक कमीशन भारत भेजी जाती है इसको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि वहां पर चुनाव वगैरह आते हैं, आने वाले हैं। तो वहां की सरकार सोचती है कि भाई ठीक है हम ये दिखाएंगे कि देखो हम इंडिया में कितना कुछ कर रहे हैं, वहां पर कैसा कैसा कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही कमीशन भेज दिया। ये कमीशन आती है 1927 में भारत पहुंची यहाँ पर, है ना, इसको बोलते हैं इंडियन स्ट्रेटेजी कमीशन कहा जाता है। अब इस कमीशन के अंदर यू विल फाइंड कि 7 मेंबर्स थे और कोई भी इसमें इंडियन नहीं था, एंड दैट इज वाई आप देखोगे एक ऐसी कमीशन भारत आई थी, भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक तरह से चेक करने आई थी, या फिर नॉट चेक, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि उसको जो है रिव्यू करने आई थी कि भाई ये सही चल रहा है कि नहीं, जिसमें भारत के एक भी लोग नहीं है, ऐसे लोग आए रिव्यू करने के लिए। तो इंडियंस ने इसलिए इसको अपोज किया और कहा, स्लोगन दिया गो बैक साइमन का, ठीक है। तो बात ध्यान रखिएगा कि इसलिए ये भले ही इंडियन स्ट्रेटेजी कमीशन या साइमन कमीशन जो है, ये चूंकि जॉन साइमन इसको हेड कर रहे थे इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया था। ये 1927 में आई थी, लेकिन इसका फंक्शन करना 1928 में स्टार्ट किया था। दिस वाज द साइमन कमीशन जो भारत यहाँ पर पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहानी चल रही है, कहानी इस तरह की चल रही है भाई, बहुत उथल पुथल मच रहा है। तो लॉर्ड इरविन जो है यहाँ पर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो बवाल काटे हुए हैं लोग, है ना, बवाल पे बवाल काट रहे हैं, कुछ ना कुछ डेली कुछ हो रहा है। तो लॉर्ड इरविन ने यहाँ पर प्रपोजल दे दिया कि एक काम करते हैं, आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था, डोमिनियन स्टेटस की ठीक है ना, आप जो है अपने एरिया पे डोमिनेट करिए, डोमिनियन रखिए अपना, है ना, हम हमारे अंडर रखिए बस, है ना, हम एक हेड पे, हम सबसे ऊपर होंगे और आपको जो करना अपने देश में करते रहिए। तो यहाँ पर हमारे जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स, वो एकदम सख्त लड़के थे, है ना, तो वो सख्त लड़के थे, यहाँ पर सख्त लौंडे थे एकदम। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, क्या हमें कोई यहाँ डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए क्या, पूर्ण स्वराज। तो यहाँ पूर्ण स्वराज की डिमांड उन्होंने रख दी है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बेसिकली ऐसे लीडर्स थे जो बेसिकली कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पर पूर्ण स्वराज हमको मिलना चाहिए, और इसके लिए पूर्ण स्वराज के लिए यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है उसको पास किया गया लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होता था, हर साल दर साल एक सेशन होता था, है ना, यानी कि जहां जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल मिलती थी, है ना, कुछ बातें होती, डिस्कशंस होते थे, मीटिंग्स होते थे। तो जो लाहौर में मीटिंग हुआ, लाहौर सेशन हुआ 1929 का, उसमें ये रेजोल्यूशन कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ले लिया कि हम अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पर करेंगे। नाउ 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंस डे अपना डिक्लेयर भी कर दिया, लेकिन इस दिन को ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिला। वाई, इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप देखोगे कि भाई क्या था कि अभी तक मतलब ज्यादातर लोग जो है इसको एक साथ आ ही नहीं पा रहे थे।
तो इसलिए सोचा गया कि कुछ ऐसा यहाँ पर टूल लेके आना पड़ेगा कि भैया जिससे अमीर गरीब हर तबके का इंसान जो है वो हमारे साथ जुड़ जाए। और इसलिए सॉल्ट मार्च की बात होती है ना। नमक एक ऐसी चीज होती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अंबानी हो चाहे यहाँ पर कोई भी मान लीजिए आप कोई भी स्ट्रीट वेंडर हो, खाते हुए स्वाद अनुसार ही है ना, स्वाद अनुसार। इनफैक्ट आप देखोगे तो थोड़ा अमीर लोग थोड़ा कम ही खा रहे होंगे कि भाई ऐसा ना हो कि भाई बीपी बढ़ जाए हमारा, ये सब चीजें हो जाए, है ना, दुनिया भर की चीजें होती है। तो पॉइंट यहाँ पर यही है कि एक ऐसी चीज थी नमक जिसमें सब लोग को यूनाइट कर दिया था, ठीक है। और इसलिए गांधी जी यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, 31 जनवरी 1930 को एक खत लिखते हैं यहाँ पर लॉर्ड इरविन को कि अगर तुमने हमारी डिमांड्स 11 हमारी तुमने 11 डिमांड्स को 11 मार्च 1930 तक एक्सेप्ट नहीं किया तो हम फिर यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देंगे। और हुआ वही कि 11 डिमांड्स को 11 मार्च तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था और हेंस 12 मार्च को यहाँ पर सॉल्ट मार्च गांधी जी ने शुरू कर दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से। गांधी जी स्टार्ट करते हैं 12 मार्च को और 6 अप्रैल को वो फाइनली पहुंचते हैं कहाँ पर, साबरमती आश्रम से निकलते हैं और दांडी के तट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर 78 वॉलंटियर्स का निकलते हैं वो, और ये 240 मील की यात्रा 24 दिन में पूरी होती है, ठीक है। और वो दांडी के तट पे पहुंच के सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। सॉल्ट लॉ बेसिकली क्या था कि भाई अभी मोनोपोली थी यहाँ पर कि अंग्रेज जो है वो नमक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सॉल्ट वहां पर पहुंच के दांडी के तट पे इस लॉ को ब्रेक कर दिया। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और बेसिकली एनसीएम एक क्या बेसिक फर्क है, एनसीएम में क्या है, हम नॉन कॉपरेट कर रहे हैं, हम अंग्रेजों की बातों को नहीं, हम कॉपरेशन नहीं, हम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं उनके साथ, जैसा वो कह रहे हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप देखोगे कि हम लॉज का ब्रेक भी कर रहे हैं, कानून भी तोड़ रहे हैं बेसिकली। तो एनसीएम के साथ अगर आप लॉ ब्रेकिंग भी कर दोगे तो सीडीएम एक तरीके से मोटा मोटा रूप में बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में हर जगह चलना शुरू हो गया, है ना। फॉरेन क्लॉथ को फिर बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप्स पिकेट करी गई, चौकीदारी टैक्स था उसको अबॉलिश कर दिया गया, है ना। पीजेंट्स जो हैं वो रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक किया गया, जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे कि आप जंगलों में नहीं जाएंगे, आप वहां से फ्यूल वुड फायरवुड नहीं लेंगे, लेकिन इन सबको ब्रेक करने लगे, है ना, लोग ब्रेक करने लगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या होती है, शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। अब खान अब्दुल गफार खान, ही इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी, तो वो आप देखोगे तो पाकिस्तान के पेशावर में जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं, है ना। वहां पर वो रेड शर्ट मूवमेंट शुरू करते हैं, इसको खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। तो ही इज अ फॉलोअर ऑफ गांधी जी एंड इज बेसिकली टेकिंग होल्ड ऑफ पेशावर में गांधी जी के ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वहां ये चला रहे हैं। ऐसी जगह है आप देखोगे शोलापुर एपिसोड होता है, वहां पर क्या हुआ, लॉ ब्रेक डाउन किया गया, है ना, लॉ तोड़ा गया, जिसमें क्या हुआ, लोगों को पकड़ा गया, लोगों को जेल में डाल दिया गया, प्रोटेस्ट किया लोगों में, है ना, और लोगों को जेल में डाल दिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। जब इतना हो गया तो फिर लोगों ने कहा कि भाई बहुत हुआ, अब यहाँ पर हम नहीं सहेंगे इसको। लोग उतर आते हैं प्रोटेस्ट में, पीपल ऑन द स्ट्रीट्स अटैकिंग द बिल्डिंग्स, लोग तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं एंड हेंस उन लोगों को पकड़ के अंदर भी जेल में डाल दिया। लगभग 1 लाख लोगों को जेल में अरेस्ट कर दिया गया। अब बड़ी दिक्कत लॉर्ड इरविन के सामने ये पड़ रही थी कि 1 लाख लोग जेल के अंदर है ना। तो ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आता करे तो क्या करे, ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान अगर कुछ करेगा तो हम कहाँ तक लोगों को जेल में डालेंगे, जेल में कैसे भरेंगे, जेल में चीजें कैसे होंगी, ये समझ में नहीं आ रहा था। इन दिस सिचुएशन गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस, इस उनमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया गया गांधी जी। अब क्या हुआ, क्यों विड्रॉ कर लिया, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि भाई ऐसा है गांधी जी, आप ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लीजिए, हाँ, क्योंकि 1-1 लाख जो लोग जेल के अंदर जा रहे हैं, लॉस का ब्रेक हो रहा है, क्या करें भैया हम। तो गांधी जी आप इस सीडीएम को विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, दूसरी बात क्या, हम यहाँ पर जितने भी इनोसेंट लोग थे जो जेल के अंदर बंद हैं उनको रिलीज कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया गांधी जी जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये था आपका गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ध्यान रहे आपको इसमें कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक कंसेक्यूटिव ईयर्स में ही होती है, ठीक है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, गांधी जी जाते हैं लंदन, है ना। जब वहां पर गए वहां पर नेगोशिएशंस फेल हो गए, राइट। अब नेगोशिएशन फेल हो गए, गांधी जी भारत वापस लौटते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, तो देखते हैं कि भाई जो कांग्रेस पार्टी, जो यहाँ पर हमारी कांग्रेस है, उसको यहाँ पर क्या किया गया, कांग्रेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस को तो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया गया है ना। लीडर्स जो हैं, जो कांग्रेस के हैं, उनको जेल के पीछे डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो उन्होंने कहा कहानी तो बहुत खराब हो गई है, और इसलिए गांधी जी ने क्या किया, फिर उसके बाद दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दिया। लेकिन उसको भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी गांधी जी ने 1934 में वापस से उसको क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर बात यही आती है कि कैसे पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट को देखा, यानी कि जो लोग यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे वो इस मूवमेंट को यहाँ पर देखते हैं, ताकि जरा इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, हाउ पार्टिसिपेंट्स सी द मूवमेंट, पहले रिच पीजेंट्स ने कैसे देखा, पुअर पीजेंट्स ने कैसे देखा, बिजनेसमैन ने कैसे देखा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने कैसे देखा, वुमेन ने कैसे देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। आइए जरा इसके ऊपर चर्चा करते हैं एक एक करके कि हर सेक्शन ऑफ लोगों ने किस प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पर देखा।
चलिए अब बात करेंगे हम रिच पीजेंट्स की। तो यहाँ पर रिच पीजेंट्स थे जैसे कि पटीदार और गुजरात थे, है ना, जैसे कि आप देखोगे जाट्स थे यूपी के। तो ये लोग थे, बेसिकली आप देखो काफी पैसा है इनके पास, है ना, पटीदार ऑफ गुजरात है, जाट्स ऑफ यूपी है, ठीक है। तो ये रिच पीजेंट्स हैं। अब क्या हुआ, कमर्शियल, अब ये वही टाइम है, आप देखोगे क्या हुआ कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब लाइक इट्स लाइक अ इकोनॉमिक सिनेरियो, हमें पता है यूएस में हुआ, है ना। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था बेसिकली कि भाई यूएस ने जगह जगह पैसा बांट रखा था अपना। हाँ, अब जब वहां पर पैसे बांट रखे थे और जब क्या एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो उन्होंने सब जगह से अपना पैसा वापस ले लिया। दूसरे कंट्रीज में जो इंडस्ट्रीज थी, जो चीजें थी, वो यूएस के पैसे की वजह से चल रही थी। तो बेसिकली अब यूएस ने पैसा खींच लिया तो वो इंडस्ट्रीज भी दूसरे कंट्री की रुक गई। तो पूरा वर्ल्ड जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में जाने लगा। इसकी वजह से भारत के अंदर भी क्या हुआ, ट्रेड डिक्लाइन कर गया, और ट्रेड डिक्लाइन किया तो कमर्शियल क्रॉप्स डिक्लाइन कर गए, उनका बिजनेस कम हो गया। हेंस जो यहाँ पर रिच पीजेंट्स थे, दैट इज द जाट्स ऑफ यूपी, द पटीदार ऑफ गुजरात, इनकी इनकम भी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। इनकी इनकम डिक्लाइन हो गई तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिशर्स से कि भैया इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम इतना आपको रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं सुनी। अब जब रिच पीजेंट्स का ये सिनारियो था, जाहिर सी बात है पुअर पीजेंट्स क्या ही टिकते इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में। यहाँ पर भी यही हुआ, पुअर पीजेंट्स भी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से हिट हुए, है ना। पुअर पीजेंट जो पीजेंट्स है दूसरे की जमीन पे काम कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो है मतलब जिनकी जमीन पे काम कर रहे हैं वो लोग उनसे रेंट ले रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जमीन को इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारी जमीन पे प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, अनाज पैदा कर रहे हो, तुम कमा रहे हो, हमको रेंट तो दो। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर पुअर पीजेंट्स ने कहा कि भैया इतना रेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत हमारा धंधा हो ही नहीं रहा है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है। और इसलिए आप देखोगे यहाँ पर क्या किया गया, नोट रेंट कैंपेन को स्टार्ट किया गया था कि अंग्रेजों को हम यहाँ पर रेंट नहीं दे पाएंगे। दिस कैंपेन डिड नॉट गॉट द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का सपोर्ट इनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट मिल जाता अगर तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हो सकता है कि जो रिच पीजेंट्स है गुस्सा आ जाते। तो कांग्रेस यहाँ पर रिलेशन बिटवीन कांग्रेस एंड द पुअर पीजेंट्स जो है बड़े यहाँ पर क्या रहे, अनसर्टेन रहे कि अच्छा है कि नहीं है, कांग्रेस को उनका सपोर्ट है कि नहीं है, इस तरह की बात है। तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि भैया हम तो उतना ही रेंट लेंगे, हमको मतलब नहीं है, हम रेवेन्यू को यहाँ पर रिड्यूस नहीं करेंगे। ऑल दीज थिंग्स हैपन। बिजनेस क्लास ने कैसा देखा, अब वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पर हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हुआ भाई, हमारे लोगों को रिक्रूट किया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन लड़ाई लड़ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि डिमांड बहुत थी चीजों की। तो हमारे बिजनेसमैन से भी चीजों को डिमांड करी गई, ये बना के दो, ये बना के दो, ये बना के दो। तो हमारे बिजनेसमैन ने बहुत फायदा किया, बहुत ट्रेड किया उस वक्त, और बड़े वो क्या हो गए, पैसे वाले लोग हैं, बड़ा प्रॉफिट किया उन्होंने। नाउ दे वांटेड टू एक्सपैंड, और अब ये लोग एक्सपैंड करना चाहते थे। लेकिन जाहिर सी बात है ना, दे स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, और हमारे बिजनेसमैन ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। जैसे फिक्की बनाया गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को सेटअप किया गया, है ना। और इन सारी संस्थाओं को बड़े बड़े लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल पुरुषोत्तम दास ठाकुर हो गए, जैसे जीडी बिरला हो गए, इन सबका यहाँ पर सपोर्ट मिला। तो हमारे बिजनेसमैन जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। तो ऑफकोर्स जब जैसी बिजनेसमैन एक्सपैंड करने की बात करेंगे तो अब जाहिर सी बात है कि इस वक्त अब अंग्रेज उसको नहीं देख पाएंगे पावरफुल होना। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेज भी जो है क्या करेंगे कि अब चूंकि उतना डिमांड नहीं रह गया तो उनका बिजनेस भी कम हो रहा है, हेंस वो लोग भी यहाँ पर रिवोल्ट करेंगे। सिमिलरली इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं। अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स आप देखो, ये जो वर्कर्स हैं ये बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस का यहाँ पर बिजनेसमैन को सपोर्ट ज्यादा था, क्योंकि उनको वहां से पैसा ऐसा फंडिंग मिल जाएगी। वर्कर्स का तो उतना सपोर्ट नहीं था, है ना। कांग्रेस जो है इनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इफ यू सपोर्टेड दीस पीपल तो ये गुस्सा आ जाएंगे, इसलिए कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा था। देयरफॉर यू विल फाइंड दे वर नॉट वेरी एक्टिव इन द सीडीएम। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं होता है, ठीक है। दोज हु बेसिकली यहाँ पॉइंट इज दोज हु जॉइन द सीडीएम, जो लोग सीडीएम को ज्वाइन करते भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स, राइट, वो बाइकआउट करते हैं फॉरेन गुड्स को, वो स्ट्राइक करते हैं। यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द कांग्रेस। ज्यादातर देखोगे तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस का ज्यादा साथ वाथ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उनकी बातों को यहाँ पर सुन ही नहीं रहा होता। रोल ऑफ वुमेन की बात आती है कि वुमेन का क्या रोल था। तो देखिए वुमेन जो है वो यहाँ पर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन करती हैं। वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती है दांडी मार्च में, वो घरों से निकलती हैं, वो यहाँ पर सुनती हैं गांधी जी की स्पीचेस को, वो पार्टिसिपेट करती हैं मार्चेस में, वो मैन्युफैक्चर करती हैं सॉल्ट को, वो शॉप को पिकेट कर रही हैं, फॉरेन क्लॉथ को यहाँ पर बॉन्ड शॉप को पिकेट कर रही हैं, लिकर शॉप को पिकेट कर रही हैं। वुमेन यहाँ पर जो अर्बन एरियाज की थी वो हाई कास्ट फैमिली को बिलोंग कर रही हैं, है ना। जो रूरल एरियाज की हैं वो रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड है। तो समझो इस बात को कि जो रूरल एरियाज की महिलाएं हैं उनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोजी कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए। जो अर्बन एरियाज की वो हाई कास्ट की हैं उनको निकलना ही नहीं है, राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ पर इस तरह से बनती आ रही। तो इवन आफ्टर सो मच ऑफ एक्टिव रोल कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस वाज रिलक्टेंट कि उन्होंने वुमेन को जो है ज्यादा रोल, ज्यादा पावर्स नहीं दिया, है ना। दिस वाज द रोल ऑफ वुमेन इन द सीडीएम। नाउ अब जैसे हमने एनसीएम के लिमिटेशंस को पढ़ा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिमिटेशंस को पढ़ा था, वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के भी लिमिटेशंस थे। जैसे क्या, पहला था अनटचेबिलिटी, एक बड़ा लिमिटेशन था। दूसरा मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा मूवमेंट था ना। हुआ क्या, बेसिकली आप देखोगे अनटचेबिलिटी ना, यहाँ पर यू नो कि क्या हुआ था कि नॉट मूव्ड, जो अनटचेबल्स थे दे वर नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। अनटचेबल्स कह रहे थे भाई कैसा स्वराज, हम अनटचेबल थे, हम जो है हमको तुम लोग छूते नहीं, हम लोग हमको अछूत मानते हो, है ना, हमको अछूत मानते हो तुम लोग, तो हम कैसे स्वराज की बात करें भाई, हम कैसे सपोर्ट करें आपको।
व्हाट स्वराज? पहले स्वराज पालें, फिर हम अंग्रेजों के स्वराज की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी अनटचेबल्स थे वो एक तरह से कांग्रेस के साथ नहीं थे, वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनका सप्रेशन ऑपरेशन डिप्रेशन हो रहा था, है ना, सब चीजें हैं। तो कांग्रेस जो है एक तरह से वो दलित को सपोर्ट नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था अगर हम दलित को सपोर्ट करेंगे तो जो ब्राह्मण वर्ग है, जो हाई कास्ट है, वो हमसे नाराज हो जाएगा, और इस वजह से दलितों को जो है वो यहाँ पर कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला। So they thought that they will lose the support of high caste Hindus, and if Congress supported Dalit, then the high caste Hindu नाराज हो जाएंगे। ये यहाँ पर सिनारियो था। अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबल्स जो थे वो यहाँ कांग्रेस के साथ नहीं थे, एंड दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दूसरी बात यहाँ पर मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की थी। अब यहाँ पर क्या कहा गांधी, इसमें और भी चीजें हैं, पहले और देख लेते हैं। गांधी जी ने यहाँ पर कहा कि स्वराज जो है विल नॉट कम फॉर 100 ईयर्स। स्वराज जो है वो 100 सालों तक नहीं आएगा अगर अनटचेबिलिटी को रिमूव नहीं किया गया। गांधी जी कहना था कि देखो, अगर आप चाहते हो कि स्वराज आ जाए तो अनटचेबिलिटी आपको हटानी पड़ेगी। दिस व्हाट गांधी जी सेड। गांधी जी ने यहाँ पर उसके लिए कुछ स्टेप्स भी लिए। जैसे गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी कॉल्ड अनटचेबल्स को क्या बोला गया, हरिजन्स बोला गया। हरिजन का मतलब हो गया चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो जो अनटचेबल्स थे उनको हरिजन कहा कि भैया ये तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, ऐसी बातें कही। गांधी जी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए सत्याग्रह, है ना, उन्होंने एंट्री इनटू टेंपल्स अलाउ किया, उन्होंने एक्सेस टू द पब्लिक पार्क्स, है ना, टॉयलेट्स, इन सबको अलाउ किया। ये सब चीजें यहाँ पर हुई। गांधी जी क्लीन टॉयलेट्स, गांधी जी ने टॉयलेट को क्लीन किया, दिखाने के लिए कि हम लोग बराबर हैं। गांधी जी परसुएडेड टू चेंज देयर हार्ट्स। गांधी ने कहा अपने दिलों को बदलो, अपने दिलों को यहाँ पर चेंज करो, है ना, अपने ख्यालात बदलो, तब कुछ होगा यहाँ पर। तो गांधी जी ने सारे स्टेप्स यहाँ पर लिए। अब यहाँ दलित जो हैं वो इस बात से, उनको मतलब ये था कि हमारी आवाजें नहीं उठ रही हैं, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो इसलिए दलित के लिए यहाँ पर एक दलित ने अपना यहाँ पर एक ग्रुप बनाया, जिसको बोलते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनकी आवाजों को रेज किया, और एक ग्रुप बनाया गया, एक एसोसिएशन बनाया गया, उसको कहा जाता है डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। अब ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन है, इनकी 2 डिमांड्स थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो बना उसकी क्या 2 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड उनकी यहाँ पर ये थी रिजर्व सीट्स की। रिजर्व सीट्स यानी कि क्या हुआ कि वो कह रहे थे कि भाई जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसमें कुछ सीट्स हैं, उसको आप रिजर्व कर दीजिए कि इसमें सिर्फ दलित के लोग ही होंगे, दैट इज रिजर्व सीट। दूसरी बात, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हो गया, जैसे वोटर है, तो वोटर जैसे फॉर एग्जाम्पल है दलित, वोटर्स दलित होंगे और उनका कैंडिडेट भी दलित का ही होगा। तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिया। जैसे क्या होता है, एक होता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट और एक होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि भाई अगर मान लो मैं चुनाव में खड़ा हूं तो एनीवन कैन वोट मी, है ना, आई एम स्टैंडिंग इन द चुनाव और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझे वोट कर रहे हैं, राइट। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है कि मैं चुनाव में खड़ा हूं तो मेरे ही लोग जो है मुझे वोट कर रहे होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट ही सेपरेट हो गया मेरा। व्हाट इज इलेक्टोरेट, जो लोग वोट करते हैं आपको, तो वोटर्स ही मेरे क्या हो गए, वही है जो मैं जिस कैटेगरी को बिलोंग करता हूं, या मैं जिस रिलीजन को बिलोंग करता हूं, या मैं जिस कास्ट को बिलोंग करता हूं। तो यहां पर वही हुआ कि दलित ने कहा कि हमारा अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट निकालिए, यानी दलित कैंडिडेट होगा तो दलित कैंडिडेट को इलेक्ट करने वाले दलित लोग ही यहां पर होने चाहिए। These were the 2 demands of the depressed class association. This was very important. Now, on अंबेडकर साहब की डिमांड पे क्या किया गया, ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड को मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है, ब्रिटिशर्स को तो अच्छा चाहिए था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चाहिए थी उनको, तो उन्होंने कहा ठीक है इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। गांधी जी इस बात को सुनने के बाद नाराज हो गए और वो फास्ट रन टू डेथ पे बैठ जाते हैं कि भैया अब तो मैं यहाँ पर नहीं सुनने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर फास्ट रन टू डेथ पे हूँ, आम मरण अनशन में बैठ जाता हूँ। तो बेसिकली गांधी जी की यहाँ पर इस तरह की चीजों की वजह से अंबेडकर साहब को थोड़ा सा झुकना पड़ गया। एक झुकना क्या पड़ गया, इन द सेंस उनसे बातचीत करना पड़ गया, यार गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो व्हाट वाज द मेन बोन ऑफ कंटेंशन, क्या था, डिस्प्यूट क्या था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। व्हाट वाज द मेन डिस्प्यूट अगेंस्ट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। द मेन डिस्प्यूट वाज गांधी जी वाज अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट, कि सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो, ये डिवाइड एंड रूल हो जाएगा। आज आप मांग रहे हो सेपरेट इलेक्टोरेट कि भाई हमें दलित को रख दो, कल कोई और मांगेगा, और इस तरह से भारत कभी यूनाइट हो ही नहीं पाएगा, हम लोग टूटते चले जाएंगे, बिखरते चले जाएंगे। और अंबेडकर साहब जो हैं वो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में थे। लेकिन एनीवे यहाँ पर गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में एक फाइनली पैक्ट साइन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट ऑफ 1932। तो पूना पैक्ट में यहाँ पर क्या बोला गया कि देखिए ऐसा है, जो प्रोविंसेस हैं उसमें आप देखोगे तो वहां पर क्या किया गया, 50 जैसे मान ली सीट्स हैं यूपी के अंदर, तो 10 सीट्स रिजर्व कर दी गई फॉर दलित्स, और कहा गया कि ठीक है वोटिंग सब लोग इसमें वोटिंग करेंगे। तो एक तो रिजर्व सीट्स यहाँ पर दे दी गई पूना पैक्ट के अंदर। दूसरी बात, सेंट्रल असेंबली जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 545 मेंबर्स हैं, आज की डेट में पार्लियामेंट के अंदर 545 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर बोला गया 50 सीट्स रिजर्व कर दी गई, कैंडिडेट दलित का होगा, वोट यहाँ पर सभी लोग कर पाएंगे। तो वैसे यहाँ पर देखोगे जैसे प्रोविंसेस में हो रहा है, जैसे यहाँ पर सेंट्रल असेंबली में हो रहा है, वैसे यहाँ प्रोविंसेस में होने लगा। तो पूना पैक्ट के अंदर ये बात रिजर्व सीट्स को लेकर बातें मानी गई कि ठीक है हम लोग रिजर्व सीट्स का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर नहीं। अब मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रही थी कि हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमान हमको वोट करेगा, है ना। और ये लोग कह रहे थे कि देखो अगर आप हमको यहाँ पर या तो पार्लियामेंट के अंदर हमें आप सीट बढ़ा दीजिए, अगर आप सीट नहीं बढ़ाएंगे तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करेंगे। 2 चीजें हैं, है ना। तो लिखा हुआ वी कैन गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी, है ना, जो कह रही थी ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गिव अप कर देंगे,
इफ वी आर अश्योर्ड, अगर हमको आप ये अश्योर कर दीजिए, रिजर्व सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब पार्लियामेंट उस वक्त का। अगर आप वो कह रहे थे, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये लोग कह रहे थे कि अगर आप हमको पार्लियामेंट के अंदर हमारी सीट्स रिजर्व कर दें, है ना, अकॉर्डिंग टू अवर पॉपुलेशन, हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर पार्लियामेंट के अंदर हमारी सीट हमको दे दिया जाए तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ देंगे, राइट। लेकिन ऑफकोर्स इस बात को कहीं भी नहीं माना गया, है ना। एंड हेंस आप देखोगे कि यहाँ पर ये सब चीजें मतलब चली खत्म हो जाती है और डिफरेंसेस हैं वो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान के बीच में बढ़ते चले जाते हैं। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अब बात ये आती है कि लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आई तो आई कैसे, है ना। मतलब यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड फीलिंग कैसे आई लोगों के अंदर। पहला तरीका था कल्चर, है ना, यानी कि यहाँ के लोकल सॉन्ग्स, लोकल लैंग्वेज, ना लोकल क्लॉथ, फूड, इससे भी होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट है छोले भटूरे खाना, अब आप चले जाइए फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, वहाँ आपको छोले भटूरे मिल जाए तो आप तुरंत जाएंगे उस रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। तो कैसे हुआ, आप कैसे यूनाइट हुए उससे, फूड की वजह से यूनाइट हो गए, है ना। ऐसी लोकल लैंग्वेज की वजह से, लैंग्वेज का मैं आपको इतना एग्जाम्पल दे चुका हूँ। लोकल सॉन्ग्स आपको पता है वहाँ पर पंजाबी गाना बज रहा है ना, वहाँ पंजाबी गाना बज रहा है आपका न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क के पंजाबी गाना सुन लिया आप, मजे आ गए, बल्ले बल्ले हो गए आपने। तो लोग कल्चर की वजह से भी क्या होते हैं, बाउंड हुए थे उस वक्त। देन इसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस, अब 1857 में जो हुआ था दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है उसको, है ना। इट वाज नीदर द फर्स्ट वॉर, ना ही वो पहली वॉर थी, है ना, क्योंकि बहुत सारी वॉर्स हुई थी, राइट। बहुत सारी एंग्लो कर्नाटक वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो सिख वॉर, बहुत सारी वॉरें हुई थी। तो इट वाज नीदर द फर्स्ट वॉर नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। उसके बाद भी उसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पर वीडी सावरकर बोलते हैं उसको। ऐसा क्यों, इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब सारे तबका जो लोग था वो एक साथ यूनाइट हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तो एक्सपीरियंस, तो लोगों को पास्ट एक्सपीरियंस था कि भाई अगर हम लोग यहाँ पर एक साथ यूनाइट हो जाएंगे तो हम कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, पास्ट में हमको पता था कि हम जब यूनाइट नहीं थे तब क्या हुआ था। फिर उसके बाद फिगर्स एंड इमेजेस, अब जैसे जर्मनी है तो जर्मनी का यहाँ पर इमेज जर्मेनिया, उससे लोग अपने आप को कनेक्ट करते थे। फ्रांस का मैरियाने, ब्रिटेन का ब्रिटानिया, ऐसी भारत का क्या था, इंडिया का भारत माता। अभी हम देखेंगे आगे। तो इंडियन फोकलोर, स्वदेशी मूवमेंट, आइए जरा इसकी बात करते हैं, फिगर्स एंड इमेजेस की बात करते हैं। तो जैसे भारत माता की पेंटिंग है, फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या फिर इनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो भारत माता की पेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग, राइट। इससे जो भारत को एक तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सेकंड टाइम बनाया था अबानेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। फर्स्ट टाइम बनाया था इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने और सेकंड टाइम बनाया था अबानेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, अबानेंद्र टैगोर ने ना। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था ये इट इज वंदे मातरम, तो उसको यहाँ पर आनंद मठ अगर नॉवल है उन्हीं की, तो उसमें यहाँ पर यह जो है वंदे मातरम है उसको यहाँ पर लिखा था। और अभी आप देख रहे हो करंट अफेयर्स के अंदर काफी ज्यादा वंदे मातरम को लेकर जो है वो पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब काफी चीजें हो रही हैं। वंदे मातरम को रिसेंटली अभी आप देखोगे मोदी जी गए थे तो वहां पर वंदे मातरम को भी गाया गया था, है ना। इस तरह की चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। स्वदेशी मूवमेंट, अब क्या हुआ स्वदेशी मूवमेंट में 1905 के आसपास देखोगे हमारा फ्लैग कैसा था, हमारे फ्लैग में रेड, ग्रीन और येलो कलर था। 1921 के आसपास आप देखोगे हमारा फ्लैग कैसा था, कुछ ही सालों के बाद हमारा फ्लैग रेड, व्हाइट और ग्रीन कलर था और इसमें आप देखोगे स्पिनिंग व्हील लगा था। और स्पिनिंग व्हील जो है वो हमारा सेल्फ हेल्प को क्या करता है, उसको डिटरमाइन करता है कि सेल्फ हेल्प को बताता है, ठीक बात है। तो ये हमारा यहाँ पर इससे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। एंड फाइनली आप देखोगे कि यहाँ पर री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री होती है, यानी कि लोग जो है कैसे यूनाइट हुए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों के अंदर कैसे आई। बेसिकली लोगों को अपना ग्लोरियस पास्ट याद आया कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे हम लोग इस तरह के लोग हुआ करते थे, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे तो आप देखोगे कि हमारे पास इतना सारा यहाँ पर धन होता था, हमारा इतना जबरदस्त आर्किटेक्चर था, अशोका के इतने जबरदस्त बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स थे, गुप्तास के बड़े जबरदस्त टेम्पल्स थे, पोस्ट गुप्ता पीरियड में बड़े अच्छे अच्छे टेम्पल्स थे। तो बड़ा ग्लोरियस पास्ट हुआ करता था, है ना। और अब ये ग्लोरियस पास्ट जो है अंग्रेजों ने उसका बंटाधार कर दिया है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। हमारे बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे, बहुत ही ग्रैंड आर्किटेक्चर्स होते थे एंड ऑल दीज थिंग्स। हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर जो है बड़ा जबरदस्त था, है ना। हमारा कल्चर एक एग्जाम्पल हुआ करता था, लोग हमारे कल्चर को देखते थे, है ना। हमारा जो है हैंडलूम था, हमारा क्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारा हैंडलूम इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस था। हमारा कॉटन जो है वो पूरे वर्ल्ड में बिकता था। मतलब एक तरह से हमारा जो यहाँ पर हिस्ट्री रहा है फ्रॉम द एशियंट टाइम्स, हड़प्पा के टाइम से, कि हम लोग मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, राइट, वहां से लेकर तो बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग फ्रैगमेंटेड हो गए हैं, हम लोग अलग अलग हो गए हैं, हेंस क्या हो रहा है, हमारे ऊपर अंग्रेज जो है अत्याचार कर रहे हैं, अंग्रेज जो है हमको दबा रहे हैं, अंग्रेज हम लोग को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमको सप्रेस कर रहे हैं। ये सब चीजें हो रही हैं और इस वजह से लोग जो है अंग्रेजों क्या हुए, नाराज हुए कि यार ये तो इन्होंने हमारा धज्जियां उड़ा दी, है ना। हम लोग यहाँ पर लोग जो है एंग्री हो गए और इसलिए क्या हुआ, लोग यहाँ पर यूनाइट हुए। तो इस तरह से लोगों के अंदर जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यहाँ पर आती है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। जो नई एनसीईआरटी चल रही है ये उसका यहाँ पर 2 चैप्टर्स हैं और यही 2 चैप्टर्स आप देखोगे तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट होते हैं। इनफैक्ट क्लास 9 और क्लास 10 की एनसीईआरटी आप देखोगे तो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस में ही है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आती है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ डिस्कस कर लिया कि वर्ल्ड हिस्ट्री के एंगल से यहाँ पर हो जाएगा। अब जो है हमारा यहाँ से जो
चीजें होनी है वो ये होनी है कि ये ठीक है हमने कवर तो कर लिया। अब जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, आप घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं हम इसको फिर से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास 11th में अब यहां से आर एस शर्मा साहब की एनसीईआरटी आएगी, ओल्ड एनसीईआरटी। आप देखोगे सतीश चंद्रा की हम लोग मेडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी को, मेडिवल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा की सर की एनसीईआरटी कवर करेंगे और हम लोग बिपिन चंद्रा सर की एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो बेसिकली हमने जितना भी पढ़ा अभी 6, 7, 8, 9, 10th के अंदर, वो सब अगर आपने नहीं भी देखा, आप मेरा ये सीधा लेक्चर देखने आए हो मान लो, तो भी आपको वो पहले के लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास 11, 12 की जो एनसीईआरटीज करेंगे उसमें वैसे भी सब चीजें फिर से कवर हो ही जाएंगी। ठीक है, तो ये यहां पर मेरा कहना था, है ना। हम लोग अब जब मिलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, दैट इज अबाउट द क्लास 11th आर एस शर्मा साहब की एनसीईआरटी को, तो अगेन मैं उसको एनसीईआरटी को समराइज करके आपको पढ़ाऊंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स 29 चैप्टर है ना। 29 चैप्टर, हर चैप्टर को मैंने यहाँ पर बेसिकली अगर मैं हर चैप्टर एक तरह से ऐसे समराइज करूंगा कि आपका वो कहीं ना कहीं इजीली कम से कम टाइम में हो जाए, क्योंकि आप कम से कम टाइम में एटलीस्ट एक किताब तो एटलीस्ट समझ जाओ कि क्या है। ऑफ कोर्स देखो यार, उसको पढ़ने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन अपन थोड़ा समराइज में पढ़ेंगे ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई किताब में क्या क्या चीजें, मोटी मोटी बातें हम लोग हमेशा पूरी पढ़ लेंगे। ऐसी क्लास जो आपकी 12th की सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी है वो 19 चैप्टर है उसमें, और 19 चैप्टर भाई साहब मैं आपको बताऊं वो किताब अपने आप में मेंस के लिए बहुत है। 450 पेज की किताब है। अब जरा सोचिए, मैं 450 पेज की किताब को 450 घंटे में, जाहिर से 450 मिनट में खत्म तो कर नहीं पाऊंगा, और अगर 450 मिनट में खत्म भी किया तो भी 7-8 घंटा हो जाएगा। हर पेज को 1 मिनट थोड़ी पढ़ा पाऊंगा। तो ऑफकोर्स थोड़ा समराइज में पढ़ेंगे हम लोग, जितना हमारे लिए बेसिक समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अपने आप में मेंस की किताब है। ठीक है, और ऐसे हम लोग विपिन चंद्रा सर की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे होंगे। सो आई होप यहाँ पर आपको मेरी इतनी सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आप यूपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको कैसे लेक्चर्स को यूटिलाइज करना था, आप बस इन लेक्चर्स को देख लीजिए। इनके नोट्स वगैरह क्रिएट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आपने सुना मुझसे 1 घंटे 45 मिनट में, 50 मिनट में, ये मोर देन इनफ है। अब जब क्लास 11, 12 आएगा तो वहां पर मैं वहां पर भी हूँ कि बड़ी बड़ी एनसीईआरटीज हैं वो, तो उनके लिए भी मैं नोट्स ही लेके आऊंगा अपने, सो दैट इसको हम लोग बस यहाँ पर सुनते चले जाए कहानी को, एक बेस बिल्डिंग आपकी अच्छी तरीके से हो जाए, है ना। तो वहां पर भी मैं आपको इसी तरह के नोट्स ही लेके आऊंगा, सो दैट इजीली हम लोग चीजों को कवर कर पाए। सो इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा ये सेशन यहाँ पर एंड होता है ना। और किसी तरह का आपको अगर दिक्कत है, कुछ बात आपको नहीं समझ में आती है, तो वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, है ना। बाकी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कहते रहते हैं कि सर हमको जो है एक तरीके से ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करें, ओल्ड फॉलो करें, न्यू फॉलो करें। देखो यार, मैंने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो क्लास 6 का एनसीईआरटी की बात करेंगे, तो क्लास 6 का मैंने आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करवाया था। 7th का भी हम लोगों ने क्या किया, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो किया था। 8th का भी हम लोगों ने क्या किया, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो किया। लेकिन जब हम 9th और 10th में आए थे तो 9th और 10th में बेसिकली हमने न्यू एनसीईआरटी फॉलो किया। ठीक है, अब बात यह है कि जो न्यू एनसीईआरटी किया है वो जो रेलेवेंट वंस है वो किया। तो ऐसा नहीं है कि हमने लूज कर दिया, क्योंकि अब जब हम लोग यहाँ पर क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 11th और क्लास 12th, 11th में आर एस शर्मा साहब की एनसीईआरटी है और 12th में सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा, है ना। ये दो आपकी एनसीईआरटी है, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न की। ये 3 एनसीईआरटीज आपकी काफी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं भाई मैं इसके नोट्स नहीं बना पाया हूं वगैरह वगैरह, तो आपको जरूरत भी नहीं है। आप अपना सारा फोकस इसके ऊपर रखिएगा, और इस क्लासेस के अंदर भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सुन लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप पढ़ते रहिएगा। आपको साथ साथ मेरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम को बचाइएगा, है ना। कोशिश करिए कि आप जो है वो बेसिक फाउंडेशन, वो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करें। आपकी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जानी चाहिए, है ना। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, क्या है क्या नहीं है वो आपको समझ में आना चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री कैसे चलती है। क्योंकि क्लास 6 में जो हम लोग ने पढ़ा वो तो बहुत ही ज्यादा कम था, बहुत ही ज्यादा छोटा पार्ट था। तो हम लोग जो भी यहाँ पढ़ेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आप कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो पूछते हैं सर एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात और समझ लो यहाँ पर, है ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ डाउट क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं। देखो क्या है ना कि मैं आपको कहूंगा क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, क्या इसमें सब कुछ है यहाँ पर आर एस शर्मा साहब की एनसीईआरटी में? तो मैं कहूंगा नहीं, सब कुछ तो नहीं। देयर इज नो वन सोर्स आई वुड से कि जहां पर आपको सब चीजें मिल जाएंगी एनसीईआरटी की। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई अगर आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पे खाली पढ़ते हैं तो क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़िए। इससे मैं कहूंगा कि हाँ 50% के आसपास चीजें जो कवर होंगी, 50% के आसपास, है ना। क्या कवर हो सकता है कि आपका पूरा टाइमलाइन क्लियर हो जाएगा आपको, है ना, आपको टाइमलाइन क्लियर हो जाएगा, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जहां तक रही बात फैक्ट्स की, है ना, कुछ फैक्ट्स यहाँ पर नहीं होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स नहीं होंगे। 90%, मैं कहूंगा 80% फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा छोटा दिया गया है, जबकि बुद्धिज्म जैनिज्म में सिर्फ 10% इसमें आपको मिलेगा, 90% इसके अलावा है बुद्धिज्म जैनिज्म, है ना, इसके अलावा है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स में ये किताब आपको, आर एस शर्मा साहब की किताब आपको हेल्प करेगी, कुछ चीजों में नहीं करेगी।
तो अभी आप जब मेरी किताब को पढ़ें ओल्ड एनसीईआरटी को, तो आप एक टाइमलाइन यहां पर ध्यान रखिए। आप कुछ जो कॉन्सेप्ट बताऊं वो आप ध्यान रखिए, है ना, जो फैक्ट्स में बताऊं वो आप ध्यान रखिए, है ना। बाकी ऑफ कोर्स आपको उसके लिए ना कोई किताब रेफर करनी पड़ेगी। अब वो भी किताब नहीं होती, बट ठीक है, आई वुड से यूपीएससी वाला की किताब जो है वो एक अच्छी किताब है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं इसलिए, बट जेन्युइनली मैंने इसको रेफर करके देखा है। मैं अपने सब्जेक्ट्स की बोल सकता हूं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की यूपीएससी वाला किताब इज वे 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 टफर, मतलब टफ इन द सेंस स्पेक्ट्रम से बहुत लेवल ऊपर है। वो स्पेक्ट्रम्स जो आती है मॉडर्न हिस्ट्री की जो पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम किताब लोग बोलते हैं, तो उससे कई लेवल ऊपर है, यानी ज्यादा फैक्ट दे रखे हैं, ज्यादा उसमें चीजें दे रखी है, ज्यादा उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ज्यादा उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं हमारे स्पेक्ट्रम हमारी यूपीएससी वाला किताब में। तो वहां पर आपको कट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप उसको रेफर करते हो तो ये तो नहीं होगा कि हाँ यार ये हम नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर कोई ऐसा सवाल आता है जो उसके बियॉन्ड भी आ गया तो कोई नहीं कर पाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है कि इसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ये फोमो आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिएगा कि भाई हम कुछ मिस आउट कर जाएंगे। जितना पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना, ये बात मैं आपको कहूंगा, है ना। क्योंकि यूपीएससी वाला इसकी में कोई चीज आई और नहीं है तो भाई समझ लो कि उसको कोई नहीं कर पा रहा होगा, इक्का दुक्का लोग कर पा रहे होंगे, इससे तो लोग कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जब यहाँ पर इतना निचोड़ के लिखी गई है किताब और उसके बाद में अगर यूपीएससी से बाहर से नहीं पूछ लेगा, इससे डेप्थ में पूछ लेगा, तो कोई आंसर नहीं कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है। तो हमें ये फिक्र नहीं करनी है कि मॉडर्न हिस्ट्री से या एंशिएंट हिस्ट्री सवाल जितना भी आए हम सारे सवाल करके आ जाए। नहीं, 100% नहीं करना है। जितना हमने पढ़ा है उसमें से गलती नहीं होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज द मेन जो स्ट्रैटेजी आपके सारे सब्जेक्ट्स में यही होनी चाहिए। आई होप आपको मेरी सारी बातें जो है वो समझ में आ रही है। क्लियर है दोस्तों यहां तक बातें? कोई आपको डाउट रहा करे तो आप लोग जरूर लिख दिया करिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्लास 10th की जो एनसीईआरटी भी नई वाली है भी, तो उसमें एक चैप्टर जो है दैट इज अबाउट एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर है। अब वो हमारा अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब एक बहुत ही बेयर कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताता है रिगार्डिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। लेकिन उसके लिए हमको वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी करे वो ज्यादा बेटर होगा। दैट विल बी मोर बेटर फॉर अस, है ना, रादर देन कि हम ये सब करते रहें। तो इसीलिए यहां पर हमारे लिए ये जो आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th की है उसमें पहले 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर और है प्रिंट कल्चर। अब वो खाली प्रिंट का एक बता रहा है कि पूरे वर्ल्ड में प्रिंट का कैसे दौर शुरू हुआ। प्रिंट मतलब अखबार का प्रिंटिंग हो गया, किताबों की प्रिंटिंग हो गई, कैसे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है ना, कैसे लोग प्रिंटिंग शुरू करते हैं, लोग लिखना भी कैसे शुरू करते हैं। पहले लोग हाथ से लिखते थे, फिर लोग ने मशीन ले आए, है ना। तो कैसे होता था, पहले हाथ से लिखी हुई किताब मैन्युस्क्रिप्ट बड़ी कीमती होती है, आज भी आप देखोगे उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर हैं, है ना, ये सब चीजें तो उसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब उसमें डिजीज के बारे में भी है कि भाई कोई फला डिजीज था वो फैल गया जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई, है ना। उसमें सब चीजें हैं, उसमें आता भी है, जहाँ पर आप देखोगे कुछ कुछ इकोनॉमिक चीजें भी आती हैं, बट अगेन उसको हम लोग कभी और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ज्यादा मोर बेटर। यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें हम लोग, जितना भी हम लोग किया है वो हमारे लिए मोर देन इनफ होगा, है ना, हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। डरो नहीं, फोमो नहीं आना चाहिए कि हम कुछ मिस आउट कर देंगे, मिस आउट नहीं होगा आपका, है ना। आपको बस ये समझना है कि जो हम पढ़ रहे हैं जितना वो अच्छे से पढ़ना हमको है ना, वो हमको अच्छे से पढ़ना है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द जो हमारा स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इस स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो करिए, है ना। और मेंस की आंसर राइटिंग में जो है वो अगेन आपको वहां पर भी हेल्प हो जाएगी, है ना। इसके बाद आप देखोगे तो एनसीईआरटी और भी है, जैसे आर्ट एंड कल्चर की भी एनसीईआरटी है ना। बट अभी हम लोग उस एनसीईआरटी को यहाँ कवर नहीं कर रहे होंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एंशिएंट मेडिवल और आपका मॉडर्न की ही एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनसीईआरटी जैसे तो और भी है। आप एंशिएंट की बात आप चले वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, तो दैट्स टू मच, है ना, ऑफकोर्स है भी। बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पर एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न पे यहाँ पर स्टिक रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है कि हमारा यहाँ पर जो भी यहाँ पर पढ़ने का तरीका होगा, जिसके नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, जो आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे, पीडब्ल्यू ऐप पर आपको जो है एक तरीके से क्या होगा, वहां पर आपको ये सब नोट्स अपलोडेड है, तो वहां से जाकर निकाल लीजिए इस नोट्स को डाउनलोड करके और फिर लेक्चर ओपन करिएगा और फिर लेक्चर देखिएगा, ठीक है। सो आई होप द एंटायर थिंग्स आर क्लियर फॉर यू। मुलाकात करते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, है ना। तो कोई अगर डाउट है, कुछ अगर चीज़ है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों। खूब पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, है ना, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, है ना। बाकी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मेरा टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल का जो नाम है दैट इज, मैं मेंशन कर देता हूँ कहीं उसको, क्योंकि अभी टेलीग्राम आप ये वीडियो आप देखोगे मेरा, तो मेरा टेलीग्राम बंद चल रहा है, सभी का बंद चल रहा है, क्योंकि नीट का एग्जाम हो रहा है और नीट के एग्जाम के चलते गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से 22 जून तक जो है टेलीग्राम को बंद कर रखा है ना। तो टेलीग्राम अभी बंद चल रहा है, लेकिन जब आप वापस से जुड़ोगे तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, है ना। मेरा टेलीग्राम का नाम है हिस्ट्री बाय आसिम सर, हिस्ट्री बाय आसिम सर करके मेरे टेलीग्राम का यहाँ पर नाम है,
और दोस्तों इसमें आप देखोगे तो लगभग 69,000 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 68,000 या 68 पॉइंट समथिंग जो है स्टूडेंट यहाँ पर मेरे साथ हैं। तो वो आप मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, आप मतलब इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप कोई मेरा ऑफिशियल चैनल ही ज्वाइन करिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप कोई एक फर्जी चैनल चक्कर में फंस जाए, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको नंबर ऑफ फॉलोअर्स भी यहाँ पर उसमें सब्सक्राइबर्स हैं, जो स्टूडेंट ज्वाइन है, मैं उनकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों, है ना। मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।